हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी काफी अच्छा हूँ। वेलकम बैक टू द पाठशाला। आज की इस क्लास के अंदर हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 शुरू। चैप्टर शुरू होने से पहले जो मोटिवेशन कोट हमारे पास हर बार रहता है वो आज का क्या है? ईदर यू रन द डे और डे रन्स यू। तो बेसिकली यू हैव योर माइंड सेट एट द मॉर्निंग और इन द मॉर्निंग कि आपको आज क्या करना है। अगर आप पूरा दिन ये छोड़ दे यार देखी जाएगी होगी, तो फिर आप दिन तय करेगा कि आपके साथ क्या होने वाला है। अगर आप माइंड सेट अपना ऐसे बना के चलोगे कि दिस एंड दैट आई हैव टू कंप्लीट टुडे, तो फिर आप पूरे दिन को चलाओगे। चलो, लर्निंग ऑब्जेक्टिव हर बार की तरह हम लोग पढ़ेंगे नहीं, इन्हें फटाफट करेंगे और धुआं उठा देंगे, धूल चटवा देंगे। चलो, सोल प्रोप्राइटरशिप सबसे पहले अपने पास टॉपिक है। सोल प्रोप्राइटरशिप, जैसे नाम से पता चल रहा है, सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है बिजनेस, सोल का मतलब होता है सिंगल बंदा। तो जैसा फोटो में भी आपको पता चल रहा है, ये मैंने आर्ट आपके लिए लगाया है कि एक सिंगल बंदा, यहाँ पे मोटा मोटा मतलब ये है कि एक सिंगल पर्सन हैव टू हैंडल एवरीथिंग, हैव टू हैंडल एवरीथिंग। तो इसको जो पैसा मिलेगा वो भी अकेले ही मिलेगा, और जो बारिश आ रही है मतलब जो रिस्क है, जो इसमें लॉस हो सकता है, वो भी इसको अकेले ही झेलने पड़ेंगे। तो दोनों ही चीजें रिस्क एंड रिवॉर्ड इन सोल प्रोप्राइटरशिप इज फॉर वन पर्सन ओनली। यही मोटी मोटी बात इसकी है कि सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर एक ही इंसान होता है, उसी को सब कुछ प्रॉफिट मिलता है, उसी को सब कुछ लॉस झेलना पड़ता है। वही मालिक होता है बिजनेस का, और वही एम्प्लॉय होता है, वही मैनेजर होता है। और बंदों को काम पे रख सकता है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द पावर डिसीजन मेकिंग की इसी के पास रहती है। चलो, ओके, यहाँ पे लिखा हुआ अभी वो भी पढ़ लेते हैं। जो हमें पेपर में लिखना है वो ये लिखना है: सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ बिजनेस दैट इज ओन्ड, मैनेज्ड, कंट्रोल्ड बाय वन इंडिविजुअल, है ना भाई। दिस इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल डिसीजंस, प्रॉफिट्स एंड रिस्क ऑफ द बिजनेस। मतलब सारे के सारे डिसीजन ये लेगा, प्रॉफिट भी यही लेगा, और रिस्क जो होंगे सारे के सारे लॉस होने के, या फिर कुछ भी ऐसा रिस्क जो हमने पढ़ा था पहले चैप्टर में, बहुत सारे हो सकते हैं। नेचुरल रिस्क हो सकता है, ह्यूमन रिस्क हो सकता है, उन सब के लिए भी जिम्मेदारी इसी की अपनी है। इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस। तो एमसीक्यू में अगर पूछा जाए कि विच इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस, तो सोल प्रोप्राइटरशिप वो है। अच्छा, इसके फीचर क्या होता है? सबसे पहला फीचर इसका है ओनरशिप एंड कंट्रोल। ये बात हम लोग अभी जान ही चुके हैं कि सारा का सारा ओनरशिप और कंट्रोल एक ही इंसान के पास होता है, जिसको बोलते हैं सोल ओनर, है ना, या सोल प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर मतलब ओनर, ठीक है। प्रॉफिट एंड रिस्क, तो सारा का सारा प्रॉफिट भी एक ही इंसान का, सारा का सारा रिस्क भी एक ही उसी इंसान का। थर्ड, लायबिलिटी। तो बेटा आपको ये भी बात जाननी है, जब आपके पास रिस्क है तो आपकी लायबिलिटी जो इस केस में हो जाती है अनलिमिटेड। क्यों? क्योंकि आप जो है एज अ बिजनेस, और आप उसके ओनर, तो आप दोनों अब एकदम सेम हो गए। ठीक है, सेम हो गए मतलब बिजनेस का लॉस आपका लॉस, बिजनेस का प्रॉफिट आपका प्रॉफिट। नाउ देयर इज नो डिफरेंस। तो इसमें क्या होगा, अगर आपको लॉस हो जाता है बिजनेस में, तो आपकी अपनी घर की एसेट्स भी आपको बेचनी पड़ सकती हैं उस लॉस को चुकाने के लिए। जैसे मान लो मैंने सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस किया, ठीक है, और मैंने बंदों से ले लिया लोन। लोन लेने के बाद मैंने क्या किया, उस लोन को मैं चुका नहीं पाया। जब मैं चुका नहीं पाया, तो वो लोग मेरे पास आ गए। अब मैंने उनको बोला कि भैया मेरे बिजनेस में तो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, 0 रुपए का फायदा मेरे को हो रहा है, लॉस हो रहा है, उल्टा फायदा भी नहीं हो रहा, नुकसान ही हो रहा है, तो मैं आपके पैसे कहाँ से भरूंगा। तो उन्होंने मेरे को एक बात बोली कि आपने सचिन सर से क्लास सही से पढ़ी नहीं है। आपको अगर ये बात याद हो तो हम याद दिला दें, अगर आपको याद नहीं है, कि सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर आपको लॉस बिजनेस में अगर हो रहा है तो भी उसके बावजूद भी अपने घर की एसेट बेचनी पड़ सकती है। तो अगर आपको बिजनेस में लॉस हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप अपना मोबाइल बेच के पैसे हमें दो, लेकिन आपको पैसा देना पड़ेगा। तो इसका मतलब होता है लाइबिलिटी वाले पॉइंट में अनलिमिटेड लाइबिलिटी, द ओनर हैज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, हाईलाइट इसने किया हुआ है कि सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर जो लायबिलिटी होती है एक इंसान की, वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का अर्थ क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको बिजनेस के अंदर लॉस हो जाता है तो वो बात बिजनेस तक सीमित नहीं रहेगी, उसमें आपको अपने घर की एसेट, मोबाइल, घर, फर्नीचर, गाड़ी सब बेच के चुकाना पड़ेगा लॉस, लेकिन आपको लॉस चुकाना ही पड़ेगा। कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी का मतलब क्या है कि बिजनेस कब तक चलेगा। अब देखो, बिजनेस चलने का तो सिंपल रूल है यहाँ पे। आपको पता है, जब आप एक ही अकेले इंसान हो, सिंगल पर्सन हो, तो जैसी अगर आपकी कोई डेथ हो जाती है, या आप इंसॉल्वेंट हो जाते हो, या आपके पास एक तरीके से मान लो कोई बीमारी हो जाती है जिसकी वजह से आप मेंटली नॉट फिट हो जाते हो बिजनेस करने के लिए,
तो इन सभी केस में बिजनेस हो जाएगा बंद, क्योंकि बिजनेस और आप सेम टू सेम है। तो अगर आपको कुछ हुआ तो बिजनेस को भी वही सेम चीज होगी। अगर आप मेंटली इल हो गए तो बिजनेस भी मेंटली इल है, तो फिर वो चल नहीं पाएगा। तो आपको ये बात याद रखनी है कि सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर कंटिन्यूटी नहीं होती है। अगर ओनर को कुछ हो जाता है तो आगे बिजनेस नहीं चलाया जा सकता। द बिजनेस डिपेंड्स एंटायरली अपॉन द ओनर, ऑन द ओनर। इफ द ओनर पासिस अवे, मतलब डेथ, डेथ हो जाती है, बिकम्स इल, बीमार पड़ जाता है, या फिर पर्सनल इशू आ जाता है, जैसे बैंकरप्सी या इम्प्रिजमेंट। बैंकरप्सी मतलब वही इंसॉल्वेंसी, और बैंकरप्सी का मतलब क्या होता है, एक तरीके से दिवालिया निकल जाना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब वो एकदम ऐसे हो जाते हैं कि उनके पास पैसे नहीं है, तो वो अपने आप को दिवालिया घोषित कर देते हैं। मतलब कि अब मेरे से पैसे मत मांगना, मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है, ये रही मेरी प्रॉपर्टी, इसे बेच के जितना ले सकते हो ले लो। इस स्थिति को कहते हैं बैंक करप्सी। अगर बैंक करप्सी आपके पास आ जाती है एज अ ओनर, तो आपका बिजनेस भी बैंक करप्ट ही माना जाएगा फिर, क्योंकि आप में और उसमें कोई भी फर्क नहीं है। या आपको जेल हो जाती है, जेल हो जाती है, अगर आप जेल में हैं तो भी आपके बिजनेस बंद हो जाएंगे, क्योंकि आपका बिजनेस और आप अलग अलग नहीं है। जब आप जेल में होंगे तो उसको मैनेज कौन करेगा, इसलिए वो भी बंद हो जाएगा। बिजनेस में स्टॉप और स्ट्रगल टू कंटिन्यू, है ना, ऑब्वियस सी बात है, बिजनेस बंद हो जाएगा। इसके बाद सीक्रेसी। अब देखो, जब एक ही इंसान है, अकेला इंसान है, तो सीक्रेसी तो मेंटेन कर सकता है। मतलब मेरे बिजनेस के अंदर क्या मैं स्ट्रेटेजी यूज कर रहा हूँ, क्या मेरे प्लान है, क्या मेरा प्रॉफिट है, या आने वाले समय में मैं कैसे देख रहा हूँ, कौन सा नया प्रोडक्ट लेके आने वाला हूँ, क्या मेरी फाइनेंस स्ट्रेटेजी है, कहाँ से मैंने लोन ले रखा है, ये सारी की सारी चीजें किसी और को बताने की जरूरत नहीं है। तो आपके पास सीक्रेसी होगी। इट मीन्स यू कैन ऑलवेज हैव अ सीक्रेट थिंग विद इन योर सेल्फ, क्योंकि आप किसी को नहीं बता रहे हैं तो ये बात बाहर पब्लिक नहीं होगी। इसका एक फायदा ये हो सकता है कि मान लो जैसे मैं हूं, अब मेरे पास कोई ऐसी स्ट्रेटेजी है या प्लान है जो सिर्फ मैं जानता हूं, तो वो मैं किसी और को नहीं बताऊंगा सोल प्रोप्राइटरशिप में। लेकिन बाकी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि और भी लोग होंगे। यहाँ पे आप अकेले हैं तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लास्ट पॉइंट, फ्लेक्सिबिलिटी। ये बहुत फ्लेक्सिबल बिजनेस होता है। क्यों? क्योंकि कभी भी स्टार्ट हो सकता है और कभी भी बंद किया जा सकता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में जनरली कोई भी लीगल रिक्वायरमेंट नहीं होती है, नहीं होती है, नहीं होती है। सर कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए। नहीं बेटा, वो भी ऑप्शनल है, उसकी भी एक थ्रेशोल्ड लिमिट होती है। तो डे वन से कराना आपको जरूरी नहीं है। डे वन से आपको कोई भी सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है सोल प्रोप्राइटरशिप खोलने की। तो क्या सर कोई लीगल कागज लगता ही नहीं है? नहीं बेटा, कोई भी लीगल कागज नहीं लगता। अगर आपको हाँ बहुत ज्यादा ही चाहिए तो आप एक पेपर पे लॉयर से अपना नोटराइज करा सकते हो उसको कि भाई मैंने सोल प्रोप्राइटरशिप खोली है। ऑन पेपर उसको रिकॉर्ड रखने के लिए उस डेट को आप डाल दोगे उस पेपर के ऊपर कि भाई इस दिन खोली है। हालांकि सोल प्रोप्राइटरशिप का कानूनी रूप से कोई भी जबरदस्ती आपका रजिस्ट्रेशन नहीं लागू होता। मतलब कानून नहीं बोलता कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना है जब भी आप सोल प्रोप्राइटरशिप खोल पाओगे। नहीं, कानून की तरफ से कुछ नहीं है भैया। आप फ्लेक्सिबल हो, जब मर्जी खोलो, जब मर्जी बंद कर दो। बंद करने में भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बस ये आपको याद रखना है कि आपको अपने सारे के सारे पैसे पे कर देने हैं जिससे भी आपने लिए हैं। अगर बिजनेस में लॉस हो रहा है तो घर की एसेट बेच के करो, लेकिन करना तो पड़ेगा। अब इसको याद कैसे करें? तो इसको याद करने का कोड बहुत ही सिंपल है। सिंपल सीआरपीएफ, सीआरपीएफ वाले जवान होते हैं ना, उसी से याद करना है आपको। सिंपल सीआरपीएफ का मतलब क्या हुआ? देखो सिंपल का मतलब तो यही हुआ कि इसका सेटअप बहुत सिंपल होता है। सिंपल सेटअप मतलब इसमें लीगल रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, ठीक है। सी का मतलब क्या हुआ? कंप्लीट कंट्रोल। कंप्लीट कंट्रोल ऊपर से देखो, ऊपर से आप लिंक कर सकते हो। कंप्लीट कंट्रोल का मतलब यही हो गया ओनरशिप एंड कंट्रोल, ठीक है। इसके बाद आर का मतलब होगा रिस्क रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्क रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब हो गया प्रॉफिट एंड रिस्क वाला पॉइंट कि मतलब सारा का सारा रिस्क आपका ही होगा। इसके बाद पी का मतलब आपका क्या हो गया? पर्सनल प्रॉफिट। सारा का सारा प्रॉफिट भी आपका ही होगा। तो लाइबिलिटी वाला पॉइंट भी आ गया और पर्सनल प्रॉफिट वाला पॉइंट भी आ गया। इसके बाद एफ, एफ का मतलब फ्लेक्सिबल ऑपरेशन। मतलब इसमें आप सीक्रेसी मेंटेन कर सकते हो और फ्लेक्सिबिलिटी भी रख सकते हो, ठीक है जी। तो ये सारे पॉइंट आपको फीचर याद करने में मदद करेंगे। ये फीचर आपके लिए काफी है। मतलब 1 2 3 4 5 फीचर जो सीआरपीएफ वाले हैं आपके, और ये सीआरपीएफ 4 हो गए। सिंपल एक ही पॉइंट है। तो ये 5 फीचर आपके लिए काफी हैं। ऊपर वाले फीचर भी आप याद कर सकते हो, लेकिन उनको याद करने का एक बेहतर तरीका ये है, पेपर के अंदर भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको केवल मेन हेडिंग्स ही याद होनी चाहिए। उनके अंदर की चीजें मैं आपको समझा जो रहा हूं ना, उसकी आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। राइटिंग प्रैक्टिस करने के बाद ही आप उसको स्वयं लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इफ अगर आप उसको याद करके लिखना चाहेंगे तो सारी चीजें याद करना काफी कठिन हो जाएगा आपके लिए। चलो, सिंपल सीआरपीएफ हो गया। बहुत बार ऐसा होता है ना कि ऊपर वाले पॉइंट से ये पॉइंट लिंक नहीं होते हैं, ये इवन बेटर है। तो आप ये वाले पॉइंट भी याद कर सकते हो। हेडिंग यही बदल जाएंगी, ऊपर से हेडिंग बदल जाएंगी, लेकिन अंदर का जो माल है वो सेम रहेगा। उसको आप अपने आप से भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है।
इसके बाद एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप और मेरिट्स। तो फीचर से मिलते जुलते एडवांटेज है कि भैया आपके पास फुल कंट्रोल होगा, प्रॉफिट सारा आपका होगा, बहुत आसानी से बिजनेस को खोलना, सीक्रेसी मेंटेन करोगे और एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन है। व्हेन यू वर्क फॉर योर सेल्फ, जैसे मैं मान लो काम करता हूँ, तो अब मेरे इंस्टीट्यूट के अंदर और भी टीचर्स हैं, लेकिन वो टीचर्स काम कर रहे हैं मेरे अंडर या फिर मेरे इंस्टीट्यूट में एज अ जॉब कर रहे हैं वो, और मैं भी काफी सारे इंस्टीट्यूट में जॉब करने जाता हूँ, मतलब पढ़ाने जाता हूँ, तो है तो वो जॉब ही ना, लेकिन हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि प्रोफेशन है। हाँ, तो जॉब या प्रोफेशन एक तरीके से मिक्स ही है, क्योंकि मैं काम तो अपने टर्म्स पे करता हूँ कि मैं कैसे करूंगा, कब मैं छुट्टी करूंगा, क्या चीज मुझे पढ़ानी है आज, तो उस चीज में मुझे कोई कंट्रोल नहीं करता। बट यस, उसका मैनेजमेंट और बाकी रेवेन्यू वगैरह का कोई और देखता है, जो वहां का एक तरीके से आप मान लो मैनेजमेंट संभालते हैं। ठीक है, तो अब होता क्या है कि जब मैं ये काम कर रहा हूँ, जो मैं अपने दा कॉमर्स कोच वाले इंस्टीट्यूट से कर रहा हूँ या कॉमर्स पाठशाला से कर रहा हूँ, तो आई हैव अ पर्सनल सेटिस्फेक्शन पॉइंट कि मैं जो भी कर रहा हूँ, जितनी मेहनत कर रहा हूँ, वो मैं अपने लिए कर रहा हूँ, भले से मुझे उसमें इतना रेवेन्यू ना मिलता हो, फिर भी मैं उस चीज को करूंगा। अब जैसे मैंने ये वीडियोस आपके लिए बनाई, रिवीजन वीडियोस, ठीक है, नाउ दिस इज अ बेसिकली रिलेटिवली न्यू चैनल, क्योंकि पहले मैं सीए में सीएस और अपना सीए वाले बच्चों को पढ़ा रहा था। उसके बाद मैंने देखा कि जब मैंने छोटे बच्चों की हालत देखी कि भाई छोटे बच्चे 11वीं 12वीं वाले तो वो नॉलेज गेन कर ही नहीं पा रहे जो हमें प्रोफेशनल कोर्सेज में चाहिए, जबकि उनके सिलेबस में वो चीज है। दैट इज व्हाई यू विल फाइंड कि मेरे लेक्चर्स जो होंगे वन शॉट वाले भी, वो काफी डिटेल में पुट ऑन कर रहा हूँ। और मैं अपनी क्लास में तो जो बच्चे क्लास में हैं, मेरे से पढ़ते हैं, वो ये बात जानते हैं कि फर्स्ट चैप्टर की तो हमने मेरे ख्याल से 8 क्लासेस ली थी, और ये सेकंड चैप्टर जो अभी हम देख रहे हैं, इसकी भी तकरीबन 6 से 7 क्लासेस हमारी हुई थी, और उसके बाद हमने केस स्टडी भी अलग से करी थी। तो आप समझ रहे, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली मैं क्या करना चाहता हूँ कि जब भी आप प्रोफेशनल कोर्सेज में जाएं, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द बच्चे कॉमर्स वाले सीए सीएस या सीए में करते हैं इन फ्यूचर, तो उसके लिए तो मेरे पास एक चैनल था, मैं उन बच्चों को पहले से ही पढ़ा रहा था, कॉमर्स कोच नाम से वो चैनल है। बट अब मैं क्या चाहता हूँ, बेस बिल्डिंग करो बच्चों की खुद ही, ताकि जब वो इस कोर्स में आए तो उनको, चाहे वो मेरे से पढ़े चाहे किसी से भी पढ़े, बट उनके पास एक बेस हो जो वो वहां यूज कर पाए, और उनको ऐसा ना लगे कि हमने कोई चीज छोड़ी है पीछे। ठीक है, तो ये पर्सनल सेटिस्फेक्शन मुझे मिलता है कि इवन दो आई एम पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट्स, कि मान लो वर्किंग आवर्स जैसे 8 घंटे होते हैं हर जगह, लेकिन अगर मेरा अपना काम होगा तो मैं खुशी खुशी 10 घंटे भी काम कर लूंगा। किसी और का होता तो मैं उसके अंदर एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही काम करता, उसके बाद आई विल रिक्वायर सम एक्स्ट्रा रेवेन्यू कंसिडरेशन जब भी मैं काम करता एक्स्ट्रा, लेकिन अपने बिजनेस में मैं पर्सनली कंसिडरेशन रखते हुए, सेटिस्फेक्शन रखते हुए एक्स्ट्रा काम भी करने को तैयार। इसका कोड स्पाइस, स्पाइस का कोड का मतलब क्या हुआ, एस फॉर सीक्रेसी, पी फॉर प्रॉफिट रिटेंशन, आई फॉर इंडिपेंडेंस, मतलब आपके पास कंप्लीट कंट्रोल है ना, फुल कंट्रोल एंड फ्लेक्सिबिलिटी। सी फॉर कैपिटल लिमिटेशन, मतलब आपके पास जो पैसा है वो लिमिट होता है, उसमें लिमिट होता है, मतलब ये तो हमारा वैसे एक पॉइंट है, आप तरीके से समझ लो, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये तो डीमेरिट में आएगा, तो ये यहाँ आना नहीं चाहिए था, बट कोई बात नहीं। तो स्पाइस में ना आप सी काट दो, स्पाइस में सी इसलिए काट देंगे क्योंकि डीमेरिट का पॉइंट है ये। ठीक है, सी वाले पॉइंट को ना आप काट दो, इसको काटने के बाद आप सी की जगह पे कर लो एस, तो ये रहेगा स्पाइसी, स्पाइस, तो लेकिन एस आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले एस का मतलब क्या हो गया, सीक्रेसी हो गया, सीक्रेसी। दूसरे पी का मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट रिटेंशन। थर्ड का हो गया इंडिपेंडेंस, इसका मतलब हो गया पर्सनल सेटिस्फेक्शन। ई का मतलब हो गया हमारा इजी टू सेटअप, तो यहाँ पे स्पाइस में आ जाएगा SPICE, स्पाइस। ठीक है, बात ये है, मैं तो बच्चों को बोलता हूँ, मतलब जो ये नोट्स बनाते हैं, जो SME है हमारे यहाँ पे, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, उनको मैं गाइडेंस देता हूँ, वो ये नोट्स क्रिएट करते हैं मेरे लिए, देन मैं अपनी क्लास में इन्हें यूज करता हूँ। बट जब भी हम लोग क्लास में आते हैं तो उसमें बहुत सारे चेंजेस भी होते हैं। अब ये फ्रेश नोट्स हैं, जो बच्चे मेरे से क्लास लेते हैं उनको पता होगा कि जब हमने ये क्लासेस करी थी तो ये वाले नोट्स नहीं थे, इससे पहले वाला वर्जन था, ये न्यू वर्जन है 2025 का, तो इसके अंदर अभी भी बहुत सारी करेक्शन होंगी जो मैं आपको साथ साथ करा दूंगा। ठीक, सबसे पहले हम लोग जानते हैं, और पहले से जानते हैं कि अनलिमिटेड लायबिलिटी, घर भी चले जाएंगे, इसमें तेरा घर जाएगा, वही वाला हिसाब है कि भैया आपने बिजनेस किया तो इसमें आपका घर भी जा सकता है। नॉट एन बिग इशू, नॉट एन बिग थिंग, नॉट अ सरप्राइजफुल थिंग, क्योंकि ये होता ही ऐसे ही है हमारे यहाँ, ऐसा ही होता है भैया, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। लिमिटेड रिसोर्सेस, आपके पास लिमिटेड रिसोर्स होंगे ना, अगर आप एक सिंगल इंसान हो बेटा, तो आपके पास पैसा जो होगा वो लिमिटेड ही होगा। आप बोलोगे यार लिमिटेड थोड़ी ना होगा, मतलब कहने का अर्थ ये है कि एक से पहले दो वाली बात है यहाँ पे, आपके पास कितना भी पैसा हो, लेकिन इस तरह से सोचो, अगर जितना पैसा आपके पास है, एक और इंसान अगर आप ढूंढ के ले आओ ऐसा जिसके पास उतना ही पैसा हो, तो पैसा डबल नहीं हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है, पीओवी ये है कि आपके पास जो पैसा है वो एक तरीके से तो लिमिटेड ही है, एक और इंसान चाहिए जिसके पास उतना ही पैसा हो ना। एक से पहले दो वाली कहावत यहाँ पे अप्लाई होती है, लेकिन क्योंकि आप यहाँ पे अकेले हो तो एक से पहले दो नहीं हो सकते। अनसर्टेनिटी इन कंटिन्यूटी, अगर आप बीमार पड़ गए, पागल हो गए, या
दिवालिया निकल गया तो बिजनेस बंद हो जाएगा। लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन का मतलब यही है कि आपके पास एक तो पैसा भी लिमिटेड है और स्किल्स भी लिमिटेड है। एक इंसान सारी चीजों में अच्छा नहीं हो सकता। इसकी एक कहावत भी है, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, मतलब आप काम सारे कर सकते हो लेकिन किसी भी काम को एकदम परफेक्ट तरीके से नहीं कर सकते। ठीक है जी, चलो ओके। तो इसको याद कैसे रखेंगे? लूलू, बहुत सिंपल। लू लू लूलू मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज, यू मतलब अनलिमिटेड लायबिलिटी, अगले एल का मतलब लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन, अगले एल का मतलब अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स। अच्छा, सूटेबिलिटी ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बेसिकली पॉइंट किसके लिए यूज होगा? ये केस स्टडी के लिए पॉइंट यूज होगा ज्यादातर। अगर डायरेक्टली पूछ लें तो भी अच्छी बात है, लेकिन केस स्टडी में ज्यादातर यूज होता है। डायरेक्टली पूछ भी सकता है, नहीं भी, लेकिन बहुत कम चांसेस से डायरेक्टली पूछा जाएगा। मैं बताता हूँ क्यों। जैसे उनके पास एक क्वेश्चन उन्होंने बनाया कि मान लो मिस्टर रमेश हैज ऑप्टेड फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप। उन्होंने बोला कि उन्होंने ऑप्ट कर लिया है, अब आपको उनके डिसीजन को सपोर्ट करना है। इन दैट केस यू हैव टू पुट ऑन ऑल द मेरिट्स स्पाइस। जितनी मेरिट मैंने अभी आपको बताई वो सारी आपको पुट ऑन करनी पड़ेगी स्पाइस। ठीक है, एडवांटेज। अगर उन्होंने बोला कि वो सोच रहे हैं अभी, लेकिन उनको पता नहीं है कि उनके लिए बेस्ट डिसीजन होगा कि नहीं होगा, देन आपको पुट करनी है सूटेबिलिटी। आपको देखना पड़ेगा कि वो सूटेबल है या नहीं है। सर कैसे पता चलेगा? देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, आप पर्सनल कस्टमर अटेंशन देते हैं। मतलब जो भी कस्टमर आपकी दुकान पे आता है, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप ज्यादातर दुकान वाले बंदे ही करते हैं। जैसे परचून की दुकान, मेडिकल स्टोर, छोटे वाले मेडिकल स्टोर है ना, पूरा मेडिकल स्टोर का चेन नहीं बेटा, छोटा। परचून की दुकान वाला, मेडिकल स्टोर की चेन वाला, मोची और एक हलवाई, ये सारे लोग जो होते हैं वो सोल प्रोप्राइटरशिप में ज्यादातर काम करते हैं, मेजोरिटी। हालांकि और फॉर्म्स में भी जा सकते हैं, लेकिन मेजोरिटी इसी में करते हैं। तो इनका एक पर्सनल टच होता है कि जैसे आपको पता है यार, शर्मा जी वाले जो समोसे बेचता है ना, शर्मा जी जो समोसे बेचते हैं वो बहुत ही स्वाद होते हैं। तो आपका एक पर्सनल टच है, दुकानदार को आप जानते हैं और दुकानदार आपको जानता है। नाउ इट इज अ पर्सनल टच। और बाकी केसेस में जैसे मान लो अमेजोन है, अमेजोन बहुत बड़ी दुकान है, वहां से आप कुछ भी ऑर्डर करते हो, आपको खुद ही नहीं पता वो सेलर कौन है। नाउ सेकंड टाइम व्हेन यू आर ऑर्डरिंग आल्सो यू डोंट नो हु इज द सेलर। तो यहाँ पे क्या होगा, जब पर्सनल टच होगा तो हो सकता है आप वहां पे दोबारा जाओ खरीदने के लिए, सिर्फ उस इंसान के व्यवहार की वजह से। तो बोलते हैं ना, इंसान हमेशा अच्छा होना चाहिए, जो उसका काम होता है वो तो समय के साथ इंप्रूव हो ही जाता है। अगली बात, अनस्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट, मतलब इट वर्क्स वेल फॉर द बिजनेस दैट ऑफर कस्टमाइज्ड और यूनिक प्रोडक्ट्स। मतलब ऐसे बिजनेस जो कस्टमाइजेशन वाले प्रोडक्ट देते हैं, जैसे मैंने मोची बोला, मोची सबको अलग अलग सिल्के देते हैं ना, जूते चप्पल, उनके लिए एग्जाम्पल भी इसमें लिखा हुआ है। जैसे हैंडमेड ज्वेलरी स्टोर और आर्टिस्ट एंड क्राफ्ट शॉप, मतलब गोल्ड स्मिथ का एग्जाम्पल आ गया कि सुनार की दुकान खोलना चाहते हैं तो सोल प्रोप्राइटरशिप उसमें सबसे बेस्ट सूटेबल रहेगा, क्योंकि एक तो पर्सनल टच भी है या फिर कस्टमर अटेंशन भी है, और दूसरा आपके पास जो प्रोडक्ट है वो पर्सनलाइज्ड है, सबको आप अलग अलग बना के दोगे। और तीसरी बात बेटा ये है कि अगर आपको कैपिटल ज्यादा नहीं लगानी है, लिमिटेड कैपिटल है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसमें कम पैसा लगता है शुरू में। लो रिस्क वेंचर, इसमें रिस्क बाकियों से कम होता है। रिस्क इसमें भी है यार, बिजनेस में सब में रिस्क होता है, हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें बाकी फॉर्म्स से थोड़ा कम रिस्क होता है, क्योंकि आप अकेले ही बंदे हो, तो आपके डिसीजन के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हो। तो हम मानते हैं कि आप समझदार हो, इसलिए रिस्क इसमें कम होगा। लेकिन उस सिचुएशन में सोचो, जैसे मान लो आप पार्टनरशिप में हो, किसी और इंसान की भी आपको सुननी पड़ेगी ना, अगर उसने कोई गलत डिसीजन लिया तो आपको भी झेलना पड़ेगा ना। तो हम मानते हैं कि आप समझदार हो, वो बेवकूफ है, तो बेवकूफ की वजह से आपको झेलना पड़ेगा पार्टनरशिप में। लेकिन अगर आप समझदार हो और अकेले ही हो तो आपको नहीं झेलना पड़ेगा इतना ज्यादा। और दूसरी बात, जब इसमें बिजनेस ही हम लोग ऐसा खोलते हैं जो ज्यादातर नॉर्मली लोग डेली यूज में यूज करते हैं, तो उसमें लॉस होने के चांसेस कम होते हैं। जैसे स्टेशनरी शॉप या लोकल कॉफी कार्ट या फिर कोई भी हमारा पिज्जा कार्ट वाला हो गया, तो इसके अंदर लॉस होने के चांसेस ना थोड़े, रिस्क जो होता है वो थोड़ा कम होता है। होता रिस्क है लेकिन थोड़ा कम होता है, क्योंकि कैपिटल ही कम लगाई है तो रिस्क भी कम ही है। ओके, अगली हमारे पास है जॉइंट हिंदू फैमिली, जिसको हम लोग HUF बोलते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जैसा फोटो बता रही है, एक इंसान जो सबसे ऊपर होता है, एल्डेस्ट मेंबर होता है, वो होता है कर्ता, जिसकी बात सारे मानते हैं, सब खड़े हुए ना, ये सारे बात इसकी मानेंगे। अब ऊपर हमने देखा कि एक इंसान अकेला बिजनेस चला रहा है, यहाँ पे पूरी फैमिली चला रही है, पूरी की पूरी फैमिली। उस फैमिली में जो भी सबसे बुढ़ा आदमी होगा वो होगा हेड। हेड को क्या बोला जाएगा? कर्ता। क्या बोला जाएगा? कर्ता। कर्ता बोला जाता है हेड ऑफ द फैमिली को, जो बिजनेस को मेंटेन करता है पूरे को। अब ये सारे लोग जो उसके फैमिली के मेंबर हैं, ये सारे इसकी फैमिली के मेंबर हैं। ज्वाइंट फैमिली इस बिजनेस को ज्यादातर करती है, क्योंकि लिखा है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली
इसमें क्या होता है, एक कर्ता है, उसके अंदर जैसे मान लो कि एक ग्रैंड पेरेंट है, उसके 4 बेटे हैं, अब 4 बेटे के भी आगे 2-2 बेटे हैं, तो ऐसे करके पूरा परिवार बन गया, बिजनेस ये चला रहा है, लेकिन ये सारे लोग भी बिजनेस का हिस्सा है। अब इन सारे लोगों को ना यहाँ पे पार्टनर नहीं बोला जा सकता, क्यों? क्योंकि बिजनेस यहाँ पे सुप्रीम माना जाता है, तो उसके लेवल तक का तो नहीं जा सकते। अब पार्टनर का मतलब होता है दोनों सेम लेवल पे हो, इसलिए इनको बोला जाता है को पार्टनर्स, इनको बोला जाता है को पार्टनर्स, पार्टनर नहीं पार्टनर बोला जाता है। ठीक है, आइए और डिटेल देखते हैं। जॉइंट इनटू फैमिली बिजनेस, एचयूएफ इज अ टाइप ऑफ बिजनेस वेयर कॉमन प्रॉपर्टीज, यहाँ पे प्रॉपर्टी कॉमन होती है, मतलब देयर शुड बी एटलीस्ट 2 मेंबर इन अ फैमिली, 2 बंदे होने चाहिए फैमिली में आपकी कम से कम, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी टू बी इनहेरिटेड बाय देम, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मतलब आपके पूर्वजों की संपत्ति होनी चाहिए जो आपको विरासत में मिली है, और कम से कम 2 जने होने चाहिए। द बिजनेस इज गवर्न्ड बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, देख रहे हो, सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई लॉ ही नहीं था भारत में, लेकिन यहाँ पे एक लॉ है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, जो कि पूरा का पूरा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए तो नहीं है, लेकिन हाँ उसकी कुछ प्रोविजंस यहाँ पे लगती है इस बिजनेस पे भी। चलो, मेंबर्स हैव इक्वल ओनरशिप राइट ओवर द प्रॉपर्टी, मतलब मान लो आपको आपके दादा परदादा या जैसे भी एक पूर्वजों से प्रॉपर्टी मिली, वो प्रॉपर्टी के अंदर जितने भी लोग होंगे उन सबका इक्वल हिस्सा होगा, 10 लोग तो 10 हिस्सों में वो बांटी जाएगी प्रॉपर्टी, इसलिए बोला जा रहा है कॉमन प्रॉपर्टी। एंड दे आर नोन एज को पार्टनर्स, मैंने आपको बताया कि सबको इक्वल हिस्सा मिलेगा, उनको बोला जाएगा को पार्टनर। द पर्सन चार्ज ऑफ रनिंग द बिजनेस इज द कर्ता, मतलब जो बिजनेस चलाएगा उसको बोलेंगे कर्ता, और जनरली होता है एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, चाहे मेल हो और चाहे फीमेल हो। द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, बेसिस ऑफ द मेंबरशिप इन द बिजनेस इज बर्थ, मतलब जब भी कोई नया बच्चा पैदा होता है तो इस बिजनेस में को पार्टनर बन जाता है। तो इसमें मेंबरशिप कैसे मिलती है? बाय बर्थ मिलती है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ओके, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एंड 3 सक्सेसिव जनरेशन कैन बी मेंबर, सक्सेसिव जनरेशन मतलब 3, जैसे आप, आपका बेटा और उसके बेटे का बेटा, ये तीनों जो होंगे ये आपके हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर मेंबर बन जाएंगे बाय डिफॉल्ट। सर उसके बाद मेंबर नहीं बन सकते, आपको अगर और जनरेशन आपकी आगे चल रही है तो नाउ यू हैव टू क्रिएट योर ओन एचयूएफ, आप अपनी अलग एचयूएफ क्रिएट कर सकते हो। जैसे ये फादर था, मैंने बताया, उसके 2 बेटे बताए ना, या 4 बताए, 4 बेटे बताए, 1 2 3 4, अब इसके 2 बेटे आगे हुए, इसके भी 2 बेटे आगे हुए, तो 1 2 3, ये तो इसकी एचयूएफ में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन जो इसके बेटे होंगे ना आगे, वो इसकी एचयूएफ में हिस्सा नहीं ले सकते। तो इस इंसान को जो यहां से प्रॉपर्टी मिलेगी वो एक नई एचयूएफ बनाएगा, अपनी एचयूएफ, जिसके अंदर केवल वो हिस्सेदारी रखेगा और अपने बच्चों को देगा। तो 3 जनरेशन तक ये पॉसिबिलिटी है, उसके बाद ये पॉसिबिलिटी नहीं है इसमें मेंबरशिप की। ठीक है, इसके बाद पहले क्या हुआ करता था, को पार्टनर्स जो थे उसमें फीमेल और मेल का बड़ा लोचा हुआ करता था यार, फीमेल्स को उतने राइट्स नहीं मिलते थे जितने मेल को मिला करते थे। तो इस चीज को बदला गया हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, क्योंकि हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट बना था 1956 में, उसको बदलाव करके 2005 में नया हम लोग एक बदलाव करके लाए कि डॉटर ऑफ को पार्टनर ऑफ अ जॉइंट हिंदू फैमिली शैल बी बाय बर्थ बिकम अ को पार्टनर। पहले क्या होता था, जो लड़कियां होती थी ना बाय बर्थ उनको मेंबरशिप नहीं मिलती थी, लेकिन अब को पार्टनर्स की लड़कियों को भी मेंबरशिप मिलती है। ठीक है, और पार्टीशन के समय जैसे मैंने बताया, एक नई एचयूएफ बनाने का समय जब आ जाएगा, द को पार्टनरी प्रॉपर्टी शैल बी इक्वली डिवाइडेड टू ऑल को पार्टनर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर। मतलब पहले क्या होता था कि जब भी, जैसे मैंने यहाँ पे बताया ना कि अब ये नई एचयूएफ बनाएगा, तो क्या होता था जब भी पापा प्रॉपर्टी देते थे ना तो लड़के को ही मिला करती थी, लड़की को नहीं मिलती थी। तो अब लड़कियों को भी डाल दिया गया इसके अंदर, तो राइट लड़कियों के भी यहाँ पे डाल दिए गए 2005 के बाद। इसके फीचर क्या है? मेंबरशिप बाय बर्थ मैंने बता दिया, जो भी बच्चा पैदा होगा उसको इसमें हिस्सेदारी मिल जाएगी बिजनेस में अप टू 3 सक्सेसफुल जनरेशन। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मतलब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी होगी वो बाप दादा की होगी या पूर्वजों की होगी जो हमें फ्री में मिलती है। रोल ऑफ कर्ता मतलब कर्ता सुप्रीम है, यहाँ पे कर्ता ही सब कुछ संभालता है। और एक बात और याद रखनी है कि जब कर्ता ही सब कुछ संभालता है तो कर्ता के पास लायबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। मतलब अगर लॉस होता है बिजनेस में तो को पार्टनर को तक को तो मतलब उतना ही लॉस झेलना पड़ेगा जितना उनको प्रॉफिट मिलता है। जैसे मान लो मैं 500 रुपए कमाता हूं तो मैं 500 रुपए तक का ही लॉस झेल सकता हूं एज अ को पार्टनर। को पार्टनर में इतने तक का ही लॉस झेलूंगा। लेकिन अगर मैं करता हूं तो कर्ता को तो भाई अनलिमिटेड लायबिलिटी, मतलब कर्ता को अपने पर्सनल असेट भी बेचनी पड़ेगी। हाँ बात वो मैं समझ रहा हूं आपकी कि वो असेट तो फैमिली की ही है ना, लेकिन लायबिलिटी खाली कर्ता के ऊपर इंपोज करेगी क्योंकि डिसीजन जो लेता है उसी के ऊपर लायबिलिटी आती है। तो कर्ता डिसीजन लेता है तो लायबिलिटी उसके ऊपर आती है अनलिमिटेड लायबिलिटी। को पार्टनर के राइट क्या होते हैं? वो फैमिली मेंबर्स होते हैं, डॉटर्स भी इसमें आ गई हैं। को पार्टनर के पास प्रॉपर्टी मिलती है, कॉमन प्रॉपर्टी होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता मैं बता ही चुका हूं आपको, और को पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, बात याद रखना।
को पार्टनर्स की लायबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है, मतलब को पार्टनर के पास जितना प्रॉफिट कमाएंगे उतने तक का ही लॉस झेलेंगे, जितना उनका हिस्सा होगा। जैसे मान लो प्रॉपर्टी में हिस्सा मेरा 1 करोड़ का है, तो मैं 1 करोड़ तक का ही लॉस झेल सकता हूँ, उससे ज्यादा लॉस नहीं झेलूंगा। मेरी जो पर्सनल असेट्स है वो बेचने पे बात नहीं आएगी। लेकिन कर्ता को कितने रुपए का भी मान लो लॉस होता है, उसको पूरा का पूरा चुकाना पड़ेगा। प्रॉपर्टी से आता हो तो ठीक, वरना पर्सनल असेट बेचनी पड़ेंगी। ठीक है। बिजनेस कंटिन्यूटी, द बिजनेस कंटिन्यूस इवन आफ्टर द कर्ता's डेथ, क्योंकि कर्ता एक बार मर जाएगा कोई, तो उसके बाद जो एल्डेस्ट मेंबर इन द फैमिली होगा वो कर्ता बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जो कि नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर होगा वो कर्ता बन जाएगा, मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, तो ये बिजनेस कंटिन्यू रहता है। सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह ये बिजनेस एंड नहीं होता जब कोई पागल हो जाए या जेल चला जाए। मान लो कर्ता जेल चला गया तो दूसरा बंदा कर्ता बन जाएगा, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा, इसको याद कैसे रखेंगे? इसको याद रखेंगे मालू के बीसी। मालू मालू मालू, जैसे निब्बा निब्बी बोलते हैं ना एक दूसरे को, मालू मालू मेरे बाबू को, वैसी मालू के बीसी। ठीक है, मालू के बीसी मत कर देना, मालू के बीसी मतलब यहाँ पे होगा कौन करोड़ मतलब कौन बनेगा करोड़पति वाला। ठीक है। मेरिट, मेरिट क्या है? सेंट्रलाइज कंट्रोल। सेंट्रलाइज कंट्रोल मतलब एक ही जगह से कंट्रोल है भैया, बहुत जगह से कंट्रोल नहीं है। कर्ता जो है वही कंट्रोल करेगा, कर्ता ने जो बात बोल दी तो बोल दी, सो भैया वही कंट्रोल कर रहा है। आपके घर में भी तो ऐसे ही होता होगा यार, पापा मम्मी मिलके घर को कंट्रोल करते हैं, आपका उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। नाउ दे हैव फुल कंट्रोल, सेंट्रलाइज कंट्रोल। अब कर्ता कहीं पे भी हो और कितनी भी एचएफ की ब्रांचेस हो, कितनी जगह पे भी उसके ऑफिस हो, उन सबको कंट्रोल करने वाला बंदा एक ही होगा, इसको बोलते हैं सेंट्रलाइज कंट्रोल। बिजनेस कंटिन्यूटी हम जानते ही है कि बिजनेस चलता रहेगा, कर्ता मर जाए तो वो भी दूसरा कर्ता बन जाएगा। लिमिटेड लायबिलिटी फॉर को पार्टनर, को पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन, बेसिक सी बात है यार, फैमिली में जिसमें कलेश ना होता हो उस फैमिली के लिए तो अच्छी बात है ना यार। देखो सोच के देखो, जहां पे आपके सारे फैमिली मेंबर्स ही आपके बिजनेस पार्टनर भी हैं एक तरीके से, तो यार वहां पे तो लॉयल्टी ज्यादा होगी ना, आप ठगोगे नहीं एक दूसरे को अगर कलेशी फैमिली नहीं है। आज के कलयुग में तो भैया ऐसा काफी मुश्किल है। खैर डीमेरिट में ये बात तो आपको याद रखनी पड़ेगी कि भाई कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं फैमिली के अंदर, कलेशी फैमिली मैंने बताया। अगर फैमिली में कलेश होने लगे, जैसे भाभी आ गई नहीं आपकी, उन्होंने भाई कलेश मचा दिया, भाई मुझे तो अलग एचएफ चाहिए, तो भाई फिर तो एचएफ टूट जाएगी, तो इसमें थोड़ा रिस्क है कि एचएफ टूट भी सकती है। और एक हमारा लिमिटेशन ये भी है कि लायबिलिटी जो होती है कर्ता की वो अनलिमिटेड होती है, और जो कैपिटल है यहाँ पे वो लिमिटेड होती है हमारे पास, क्योंकि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ही है हमारे पास खाली। उसके अलावा हम लोग जब एक्सपेंड करेंगे तो लिमिटेड कैपिटल ही है हमारे पास, पैसा ज्यादा नहीं है, पैसा ज्यादा एचएफ में नहीं होता। तो आपको एक बात याद रखनी, लिमिटेशन कितनी हुई? पहली, लिमिटेड कैपिटल फॉर एक्सपेंशन, हमारे पास पैसा कम है क्योंकि हमें प्रॉपर्टी जो मिली है वही वही है हमारे पास, और एक्स्ट्रा पैसा नहीं है। दूसरी बात, कर्ता की लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है, कर्ता को अपने घर की एसेट भी बेचनी पड़ सकती है, और अल्टीमेटली घर की एसेट तो को पार्टनर को मिलेगी ना बाद में जाके, तो अगर वो अभी ही बेच देगा तो को पार्टनर्स को भी नहीं मिलेगी, तो मतलब रिस्क पूरे बिजनेस पे है। तीसरी बात, कलेशी फैमिली है तो आपस में लड़ेगी झगड़ेगी, बिजनेस तहस नहस हो जाएगा। ये तीन हुई लिमिटेशन। चलो, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? एक ऐसी सोसाइटी, मतलब सोसाइटी का मतलब क्या होता है? जहां पे बहुत सारे कम्युनिटी के लोग एक साथ आके रहते हैं, उसको सोसाइटी बोलते हैं। या तो सेम कम्युनिटी के हों या तो अलग अलग कम्युनिटी के हों, लेकिन रहते एक साथ है, उसको सोसाइटी बोला जाता है। कोऑपरेटिव मतलब जहां पे म्यूचुअली हेल्प करी जाए एक दूसरे की। अब डिटेल में भी पढ़ लेते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब लोगों का एक गुच्छा है, गुट है, ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पीपल है, who join together with the motive of welfare of the member। वॉलंटरी मतलब स्वेच्छा, कि कुछ लोगों ने मिलके एक ग्रुप बनाया अपनी इच्छा से ही। और वो ग्रुप बनाया क्यों? इसलिए बनाया ताकि सारे ग्रुप मेंबर्स का भला हो सके। जैसे मान लो मैं हूं और हमारे पास 5 लोग और हैं, हम पांचों ने मिलके, 6 लोगों ने मिलके एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था फाइनेंशियल हेल्प। अब फाइनेंशियल हेल्प में क्या हुआ, हम सबने हर महीने एक बैंक अकाउंट खोला, 6 ने ज्वाइंट अकाउंट खोला, सबने 500 रुपए डाले उसमें हर महीने। ठीक है, तो हमारे पास हर महीने 3000 रुपए उसमें जमा हो रहे हैं। हमने ये डिसाइड किया कि अगर हम में से किसी भी मेंबर को इमरजेंसी पड़ती है और इस पैसे की जरूरत पड़ जाती है तो वो विड्रॉ कर सकता है। तो फायदा हुआ ना यार, ये तो म्यूचुअल बेनिफिट हुआ सबको। तो ये डिपेंड, हम लोग फिर रूल भी बनाएंगे कि यार कौन कब कितनी बार कर सकता है ना, तो ये सारे रूल्स हम लोग इंटरनली बना सकते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब एसोसिएशन होता है, बहुत तरीके की होती है, मैंने एक तरीके की आपको ऊपर बताई, नीचे हम लोग और भी पढ़ेंगे। पहले उसकी रिक्वायरमेंट पढ़ लें, ये बनती कैसे है, कितने लोग चाहिए। ठीक है, दे आर ड्रिवन बाय द नीड टू प्रोटेक्ट इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन द फेस ऑफ पॉसिबल एक्सप्लॉइटेशन एट द हैंड्स ऑफ मिडलमैन ऑब्सेस्ड विद द डिजायर टू अर्न ग्रेटर प्रॉफिट। होता क्या है कि कंपनी ने माल बनाया, कुछ कंपनी ने बेचा मिडलमैन को, जिसको हम लोग बोलते हैं रिटेलर, रिटेलर ने बेचा कंज्यूमर को।
अब कंज्यूमर को जो हम लोग बेच रहे हैं ना, तो प्रॉफिट मार्जिन ऐड करता है रिटेलर अपना। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में हमने डिसाइड किया कि हम लोग सीधा मैन्युफैक्चर से कंज्यूमर तक आएंगे। एज ओ कोऑपरेटिव सोसाइटी हम लोग कंज्यूमर्स की सोसाइटी बनाएंगे और बल्क में खरीद लेंगे। रिटेलर क्या करता है, बल्क में तो माल खरीदता है ना, तो बल्क में माल खरीद लेंगे किससे, मैन्युफैक्चर से या होलसेलर से। उससे माल हम लोग बल्क में खरीद के आपस में बांट लेंगे, सबका फायदा हो जाएगा। क्योंकि कंज्यूमर अकेला होता है, ज्यादा क्वांटिटी नहीं खरीद सकता, इसलिए उसको महंगा पड़ता है सामान। लेकिन अगर हम लोग ज्यादा तादाद बढ़ा लें अपनी और बहुत सारा सामान इकट्ठा खरीद लें, तो हमें सस्ता पड़ेगा और सबका फायदा होगा। The process of setting up a cooperative society is simple, and at the most what is required is the consent of at least 10 adult person to form a society. अब सोसाइटी बनाने के लिए 10 अडल्ट मेंबर चाहिए। अडल्ट मेंबर मतलब 18+ लोग चाहिए, 10 चाहिए। आपको ये बात याद रखनी है, मिनिमम लोग 10 चाहिए। ऊपर मिनिमम 2 फैमिली मेंबर चाहिए थे, प्लस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए थी। एचएफ बनाने के लिए, सोल प्रॉपर्टीशिप बनाने के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, एक ही जना बहुत है। आगे, द कैपिटल ऑफ अ सोसाइटी इज रेज फ्रॉम इट्स मेंबर्स थ्रू इश्यू ऑफ शेयर्स। तो ये सोसाइटी जो होती है वो शेयर्स इशू करती है और कैपिटल रेज करती है, लेकिन खाली अपने मेंबर से ही कर सकती है। जैसे मैंने अभी आपको 6 लोगों का एग्जांपल दिया था ना, उन सबने 500 रुपए डाले, तो ये क्या हो गया, कैपिटल हो गई एक तरीके से उसकी। अब इस कैपिटल के बदले इन लोगों को क्या मिलेगा, इन लोगों को मिलेगा फाइनेंशियल नीड या फिर असिस्टेंस वाला, जो मैंने बताया था ना कोऑपरेटिव एग्जांपल का, सोसाइटी का एग्जांपल, उसमें शेयर्स मिलेंगे। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी शेयर्स इशू करती है अपने मेंबर्स को, ठीक है। द सोसाइटी एक्वायर्स अ डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी आफ्टर रजिस्ट्रेशन। मतलब सोसाइटी बेटा अलग होती है और उसके मेंबर्स अलग होते हैं। सर इसका मतलब क्या हुआ कि मेंबर्स का लॉस होता है, सोसाइटी का लॉस होता है। अगर सोसाइटी का लॉस होता है तो सोसाइटी खुद झेलेगी उसको। मेंबर्स अपने घर से कोई भी पैसा लाकर नहीं डालेंगे, क्योंकि सोसाइटी अब अलग पर्सन है, मेंबर्स अब अलग पर्सन है। 10 लोगों ने मिलकर सोसाइटी को जन्म दिया। अब जैसे आपके पेरेंट्स ने आपको जन्म दिया, हालांकि आपके पेरेंट्स और आप रहते साथ में हो, लेकिन आप एक अलग इंसान हो, अलग जीव हो, आपके पेरेंट्स अलग जीव है। तो आपने अगर कोई कांड किया तो पुलिस वाले आपको पकड़ने आएंगे, आपके मम्मी पापा को नहीं। इसी तरह सोसाइटी जब बन जाती है तो सोसाइटी अगर कोई भी लॉस करती है तो वो खुद ही झेलेगी, खुद ही प्रॉफिट भी कमाएगी। और मेंबर्स जो हैं, अगर वो कोई भी लॉस करते हैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, तो वो खुद झेलेंगे, सोसाइटी का उससे कोई लेना देना नहीं है। ये चीज हमने ऊपर देखी थी। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर ऐसा नहीं होता। अगर आपको लॉस होता है तो वही बिजनेस का लॉस है, बिजनेस को प्रॉफिट होता है तो वो आपका भी प्रॉफिट है। अच्छा, इसके फीचर्स क्या है? द मेंबरशिप ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज वॉलंटरी, एज पर्सन इज फ्री टू जॉइन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कैन आल्सो लीव एनी टाइम एज पर हिज डिजायर। कभी भी ज्वाइन कर सकते हो, कभी भी छोड़ सकते हो। द सोसाइटी कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड होल्ड प्रॉपर्टी इन इट्स नेम, सी एंड बी सीड बाय अदर्स, इट हैज सेपरेट आइडेंटिटी या लीगल एंटिटी। मतलब एक कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है, मेंबर्स के नाम पे खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वो अलग एक तरीके से, अब मान लो पर्सन है। लॉ की नजर में दो अलग अलग इंसान हो गए। अब कानून की नजर में कोऑपरेटिव सोसाइटी है, एक उसको बनाने वाले लोग हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी की प्रॉपर्टी जो होगी वो उसके अपने नाम पे होगी, उसके मेंबर्स के नाम पे नहीं होगी, ठीक है। द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज लिमिटेड। मैंने आपको बताया कि जब ये दोनों अलग अलग है तो मेंबर्स का लॉस मेंबर्स का ही होगा और कोऑपरेटिव सोसाइटी का लॉस उन्हीं का होगा। तो जितना उन मेंबर्स ने पैसा लगाया है वो वहीं तक का लॉस झेलेंगे, उसके बाद नहीं झेलेंगे। द पावर टू टेक डिसीजंस लाइज इन द हैंड्स ऑफ इलेक्टेड मैनेजिंग कमिटी। अब आप सोच रहे होंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी में डिसीजन कैसे लिए जाते हैं। जैसे हमारे पास 6 लोग हुए, मैंने आपको बताया ना 6 लोग हैं, तो हम में से हमने डिसाइड किया कि 2 लोग जो होंगे ना वो डिसीजन मेकिंग पावर होल्ड करेंगे। इसके लिए इलेक्शन हुआ करेंगे हमारे बीच, हम लोग वोटिंग करेंगे, उन 2 लोगों को चुनेंगे अपने 6 में से ही, और वही लोग डिसीजन लिया करेंगे फिर आगे। तो यहाँ पे वोटिंग होती है और एक मेंबर को इलेक्ट किया जाता है, वही मेंबर आगे जाके सारे डिसीजन लेता है। द कोऑपरेटिव सोसाइटी थ्रू इट्स पर्पस लेज एम्फेसिस ऑन द वैल्यूज ऑफ म्यूचुअल हेल्प एंड वेलफेयर। मैंने आपको बताया था क्यों बनाई जाती है, म्यूचुअल हेल्प के लिए, मतलब सबका साथ सबका विकास वाली बात है। म्यूचुअल हेल्प, मैं म्यूचुअल फंड लिख रहा हूँ, देख लो, म्यूचुअल हेल्प, म्यूचुअल फंड पढ़ाते पढ़ाते ना, अभी जस्ट पहले मैंने एसएफएम की क्लास ली है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है, कोई बात नहीं। द मोटिव ऑफ सर्विस डोमिनेट्स इट्स वर्किंग, यह आपको याद रखनी है, डोमिनेट्स इट्स वर्किंग, मतलब कि यहाँ पे सर्विस मोटिव होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में सर्विस मोटिव होता है, ये बात आपको समझनी है। पहले हमने कहीं पे भी नहीं ये पढ़ा। कोऑपरेटिव सोसाइटी में म्यूचुअल हेल्प की बात है, तो म्यूचुअल हेल्प मतलब सोसाइटी की तो आप कर रहे हो, सबकी कर रहे हो ना, तो इसलिए यहाँ पे सर्विस मोटिव होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, सर्विस मोटिव होता है। ओके, मेरिट क्या क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट गवर्न द कोऑपरेटिव सोसाइटी, ईच मेंबर इज एंटाइटल्ड टू इक्वल वोटिंग राइट। देखो यहाँ पे बात क्या हुई कि वन मैन वन वोट, ये भी आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में बहुत बार पूछा जा चुका है पहले भी,
वन मैन वन वोट वाला प्रिंसिपल किसमें अप्लाई होता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी में। मतलब जैसे मान लो मेरी कोऑपरेटिव सोसाइटी में 10 जने हैं, एक जने के पास 1000 रुपए हैं, शेयर 1000 रुपए के शेयर है, दूसरे इंसान के पास 100 रुपए के शेयर है, तीसरे इंसान के पास 50 रुपए के शेयर है, चौथे इंसान के पास केवल 10 रुपए के शेयर है। अब 10 लोग हैं, उनमें से ये 4 लोग हैं। अब मान लो इन 4 लोगों को वोटिंग करनी है, तो आपको क्या लगता है किसके वोट को ज्यादा अहमियत दी जाएगी? तो आप तो सोच रहे हो यार जिसके पास 1000 रुपए वाले शेयर हैं उसको ज्यादा अहमियत दी जानी चाहिए, क्योंकि वो तो मतलब ज्यादा पैसे दे रहा है कोऑपरेटिव सोसाइटी को। ऐसा नहीं है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में आप कितने रुपए के भी शेयर्स खरीद लो, आपका वोट एक ही होगा। वरना तो ऐसे होगा जो ज्यादा पैसे देगा उसको ज्यादा वोट देने का हक मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। डेमोक्रेसी पूरी पूरी फॉलो करी जाती है, इसलिए लिखा है वन मैन वन वोट। कितने भी शेयर खरीद लो आपका एक ही वोट काउंट होगा, ताकि डिसीजन अच्छे से लिए जाएं और डेमोक्रेसी बनी रहे। द लायबिलिटी ऑफ मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज लिमिटेड, ये हम लोग पढ़ ही चुके हैं, ये मेरिट भी है, फीचर भी है। डेथ, बैंक्रप्सी और इनसैनिटी ऑफ द मेंबर डू नॉट अफेक्ट द कंटिन्यूटी ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। मतलब यही है, मैंने अभी आपको बताया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी और उसके मेंबर्स अलग अलग है। तो कोई भी इंसान मर जाए, पागल हो जाए या जेल चला जाए, उससे कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेंबर्स जो है वो 10 चाहिए हमको स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद नए मेंबर जुड़ भी सकते हैं और भाग भी सकते हैं। हमने ऊपर पढ़ा कि मेंबरशिप क्या होती है, वॉलंटरी होती है, कभी भी आ सकते हो, कभी भी जा सकते हो। इसके बाद द फोकस इज ऑन एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग सामान को सस्ता करें, मिडलमैन को बिल्कुल हटा दें, ठीक है। द कोऑपरेटिव सोसाइटी एग्जाम्पलीफाइज द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। ये हमने ऊपर पढ़ लिया कि डेमोक्रेसी हम लोग चाहते हैं कि फुलफिल हो, सब लोगों को इक्वल राइट मिले और एक जने को चुना जाए वोट के द्वारा। द कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन बी स्टार्टेड विद मिनिमम 10 मेंबर्स। द रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर इज सिंपल इन्वॉल्विंग अ फ्यू लीगल फॉर्मेलिटी। ये बात याद रखना, कोऑपरेटिव सोसाइटी में लीगल फॉर्मेलिटीज होती है, इसके लिए हमें एक एक्ट भी है, उसी एक्ट के हिसाब से हमें चलना पड़ता है, ठीक है जी। ओके सर, यहाँ पे हमें कोई भी दिक्कत नहीं आई। आगे देखिए, डीमेरिट। Resources of a cooperative society consist of capital contribution of the members with limited means. The low rate of dividend offered on investment also act as a deterrent. मतलब क्या है कि हमने सबसे पैसा लिया, लेकिन क्योंकि मेंबर्स गरीब भी हो सकते हैं, जैसे मैंने ऊपर बताया 500 रुपए दे रहे हैं, तो यार कितने रुपए जोड़ लोगे आप? तो कैपिटल लिमिटेड होती है यहाँ पे, ठीक है। और उस कैपिटल के ऊपर आप अगर जो ब्याज भी देना चाहो, अगर जैसे मान लो हमने एक खोली बैंकिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसमें हमने डिसाइड किया कि सब लोग 100 रुपए डालेंगे हर महीने, और 10 जने तो चाहिए ना, तो 1000 रुपए हर महीने आ गए, और सबको हम लोग ब्याज भी देंगे, लेकिन आप इंटरेस्ट भी इतना नहीं दे सकते जितना बैंक देता है, क्योंकि आप एक कोऑपरेटिव सोसाइटी तो इतना पैसा कहां से लाओगे? ओके, कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर अनेबल टू अट्रैक्ट एंड एम्प्लॉय एक्सपर्ट मैनेजर। जब पैसा ही नहीं है तो आप महंगे मैनेजर्स को कैसे ले आओगे? ये एक सीएमए को हायर नहीं कर सकते अपनी कॉस्ट कंट्रोल के लिए। क्यों? क्योंकि सीएमए आके मांगेगा सैलरी, भाई मुझे चाहिए 1.5 लाख रुपए महीना, 2 लाख रुपए महीना, इनके पास पैसा ही नहीं है, तो हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल को ये हायर नहीं कर सकते। ओपन डिस्कशन इन द मीटिंग ऑफ द मेंबर्स एज वेल डिस्क्लोजर ऑब्लिगेशन इज डिफिकल्ट टू मेंटेन सीक्रेसी अबाउट ऑपरेशन ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इसमें सीक्रेसी नहीं होती, मैंने आपको पहले भी बताया था, सोल प्रोप्राइटरशिप में सीक्रेसी होती है, इसमें नहीं होती। मतलब कहने का यही है कि यहाँ पे आप मेंटेन करके नहीं रख सकते, जो आपने डिसीजन लिया है वो सबको बताना ही पड़ेगा। आपकी जो डेमोक्रेसी है सबको बताना पड़ेगा, सीक्रेट कुछ नहीं होता। Interference in the functioning of the cooperative organization through the control exercised by state cooperative departments negatively affects the freedom of operations. देखो, कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि वही एक्ट लगाती है, वही कंट्रोल करती है। अगर उन्होंने कंट्रोल किया तो इंटरवेंशन भी कर सकती हैं कि आप जो बिजनेस कर रहे हो भैया वो कैसे कर रहे हो, कितने पैसे कमा रहे हो, या ये काम मत करो। स्टेट गवर्नमेंट आपको ऐसा आके बोल सकती है, तो वहां पे इंटरवेंशन भी हो सकता है, इंटरफेरेंस भी हो सकता है। इंटरनल क्वेरल्स अराइजिंग एज अ रेट ऑफ काउंटरली व्यू पॉइंट मे लीड टू डिफिकल्टीज इन डिसीजन मेकिंग। मान लो एक कमरे में 100 लोग बैठे हैं, 100 लोगों में से 25-25 लोगों का गुट बढ़ गए 4, तो क्या आप डिसीजन ले पाओगे? कोई डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है कि इसको बोलते हैं इंटरनल क्वेरल्स, मतलब या तो आप इसको बोल लो लड़ाइयां, इंटरनल लड़ाई। तो लड़ाई तो है, क्यों? क्योंकि आप अलग अलग व्यू पॉइंट पे चले गए 4 लोग, तो ये वाला ग्रुप इस वाले ग्रुप से लड़ाई कर रहा है, ये वाला इससे कर रहा है, ये वाला इससे कर रहा है, तो आप डिसीजन ले कैसे पाओगे? क्योंकि बिना मेजोरिटी के तो डिसीजन होगा नहीं। 25-25 लोगों के 4 ग्रुप बढ़ गए, तो बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी में डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, लेना काफी मुश्किल होता है। टाइप कौन कौन सी है? पहला कंज्यूमर, जो बनाई किस लिए जाती है? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, इसलिए बनाई जाती है, ठीक है। सोसाइटी एम्स एट एलिमिनेटिंग मिडलमैन को खत्म करने के लिए बनाई जाती है। ये क्या करते हैं? गुड्स को बल्क में परचेज करते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द होलसेलर और मेंबर्स को अपने दे देते हैं, मतलब बीच में जो रिटेलर होता है उसे गैप कर देते हैं। जो भी इस पे प्रॉफिट होता है उसको बांट लेते हैं आपस में, या तो कैपिटल पे या तो जितना उन लोगों का बेसिकली परचेज है उसके ऊपर। जैसे मान लो
या तो हम लोग बांटेंगे कि किसने 1000 रुपए लगाए, जिसने 500 रुपए लगाए, उन दोनों को ऐसे ऐसे बांटेंगे, हमें प्रॉफिट हुआ 1000 रुपए का, तो 1000 रुपए वाले को हम लोग देंगे एक रेशियो में, नहीं 2 रेशियो में, तो इसको 1 में देंगे। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3, तो इसको कितना रुपए मिलेगा, मैं बताऊं आपको, 1000 रुपए बांटेंगे अगर ऐसे तो कितना रुपए मिलेगा, इसको मिलेगा 666 रुपए। मतलब 1000 रुपए वाले बंदे को 666 रुपए प्रॉफिट मिल गया। 500 रुपए वाले बंदे को क्या मिलेगा, 500 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 3 ऐसे मिलेगा, तो डिवाइड बाय 3। ये हो गया 500 डिवाइड बाय 3, हमारा हो गया 166 रुपए। कितना हो गया, 166। नहीं नहीं 500 थोड़ी ना मल्टीप्लाई करो, 1000 को करो, तो 333 रुपए हो गया यार यहाँ पे। तो 1000 रुपए को हमने बांटा, देखो 1000 रुपए को बांटा इसमें, तो इनको ज्यादा मिला, लेकिन हमने इसको किस बेस पे बांटा कि उन्होंने कितना पैसा लगाया। इसके अलावा हम लोग इस बेस पे भी बांट सकते हैं कि उन्होंने कितना सामान खरीदा, जितना ज्यादा सामान खरीदा उतना ज्यादा उनको फायदा देंगे। ठीक है। प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो प्रोड्यूसर्स बनाते हैं, ऊपर वाली कंज्यूमर्स ने बनाई, नीचे वाली प्रोड्यूसर्स ने बनाई। सेट अप टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर, स्मॉल प्रोड्यूसर्स भी तो मिलकर अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं ना। The members comprise of producers desirous of procuring inputs for production of goods to meet the demand of the consumer. Profit are distributed on the basis of their contribution to the total pool of the goods procured or sold by the society. अब देखो इसको डिफरेंट तरीके से सोचो, तो मान लो मैं स्मॉल ट्रेडर हूं, मतलब मेरी छोटी सी मान लो एक खाने पीने की दुकान है, रेस्टोरेंट है। अब मुझे इनपुट चाहिए, जैसे मुझे वेजिटेबल्स चाहिए, वेजिटेबल्स चाहिए, तो वेजिटेबल्स अगर मैं इंडिविजुअल खरीदने जाऊंगा बाजार में तो महंगे पड़ेंगे, तो प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, आपस में एक गुट बना लेंगे, ग्रुप बना लेंगे, ये वेजिटेबल बल्क में खरीद लेंगे और फिर आपस में बांट लेंगे, क्योंकि ये सारे ही सेम काम करते हैं, सबको जरूरत है ना, तो ये आपस में बांट लेंगे। फिर जो प्रॉफिट होगा इस वजह से, जैसे बाहर मार्केट में बिक रहा है 1000 रुपए का, लेकिन हमने 800 में खरीदा तो 200 का प्रॉफिट हो गया ना, ये 200 का प्रॉफिट हम लोग आपस में बांट लेंगे कि किसने कितना पैसा लगाया, इस बेस पे बांटा जाएगा। ठीक है। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये मार्केटिंग के लिए बनाई जाएगी। देखो जो शुरू शुरू में नाम है ना, वही उनका पर्पस है मेन। इनका प्रोड्यूसर था, इनका कंज्यूमर था, मतलब कंज्यूमर ने बनाई, ये प्रोड्यूसर्स ने बनाई, ये मार्केटिंग के लिए बनाई जा रही है। इसमें क्या होगा, जो भी प्रोड्यूसर्स ने माल बनाया है, मान लो बहुत सारे प्रोड्यूसर हैं, ए बी सी डी, अपने आप जाके ना माल को सेल नहीं कर पाते क्योंकि इनको मार्केटिंग नहीं आती, तो ये क्या करते हैं, ये ग्रुप बना लेते हैं। इसमें क्या होता है, ये सारे लोग अपना माल एक जगह पे लाके रखते हैं, फिर पूरा कोऑपरेटिव सोसाइटी मार्केटिंग करती है। मार्केटिंग करती है, जितना भी प्रोडक्ट बिकता है तो सबका बिकता है। जैसे अमूल का एग्जांपल आप ले सकते हो। अमूल क्या है, गुजरात की कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जहां पे बहुत सारे दूध वाले अपने ग्रुप बनाते हैं, जिसको बोलते हैं अमूल। अब उसमें डिफरेंट दूध वाले जो होते हैं वो दूध प्रोवाइड कराते हैं, और अमूल से जब भी एक पैकेट बिकता है तो उनमें से किसी एक का ही बिक रहा है, तो इसमें क्या होगा, सबको बेचने का मौका मिल जाता है, तो किसी का भी माल वेस्ट नहीं जाता। Estimates to help small producers selling their products. The member consists of producers who wish to obtain reasonable prices for their output. ठीक है भैया, इसमें मेंबर वो होते हैं जो अपना माल को बेचना चाहते हैं। It pools the output of individual members and performs marketing functions like transportation, warehousing, packaging, सब कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटी करेगी, आपको केवल दूध ला के देना है। तो अमूल में क्या होता है, ऐसी होता है, सारे बंदे आते हैं, अपना जो दूध वाले होते हैं वो अपना दूध दे देते हैं, बेसिकली उनको बस उसकी पैकिंग देखते हो ना आप, अमूल के नाम से होती है, उसमें दूध क्यों, कौन से दूध वाले का है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका दूध बिक रहा है, यही बड़ी बात है। तो अब उसको टेंशन नहीं है मार्केटिंग की, वो फोकस करेगा केवल दूध को प्रोड्यूस करने में। फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये इंटरेस्ट किसका बचाएगा, फार्मर का ही बचाएगा, ऑब्वियसली बात है। अब फार्मर का इंटरेस्ट क्या होता है कि जो भी उन्होंने फसल बनाई है, क्रॉप बनाई है, उसका उनको रेट सही मिले और वो बिक भी जाए। दो चीजें, रेट सही मिले और मार्केट हो जाए, मतलब सेल हो जाए, तो इसके लिए ये बनाई जाती है। ओके। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, बेसिकली मैंने अभी आपको बताया था, ये किस लिए बनाई जाएगी, फाइनेंस करने के लिए। क्रेडिट मतलब उधार होता है ना, तो हम लोग इसलिए बना रहे कि हम लोग आपस में पैसा जोड़ेंगे, फिर जिसको भी जरूरत होगी उसको ये पैसा दे देंगे। इसको ये भी बोलते हैं, चिट फंड भी बोलते हैं, चिट फंड या कमेटी भी बोलते हैं बहुत सारे लोग इसको। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी का मतलब क्या होगा, जहां पे हम लोग हाउसिंग नीड पूरी करेंगे आपस में सबकी, मतलब हम लोग हाउस को बल्क में खरीदेंगे, फिर रीजनेबल रेट पे अपने मेंबर्स को दे देंगे। चलो बेटा, पार्टनरशिप भी देख लेते हैं। पार्टनरशिप वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पार्टनरशिप आपने बहुत बार बचपन से भी नाम सुना है कि चल पार्टनरशिप करते हैं, चल गेम में पार्टनरशिप करते हैं, है ना। तो पार्टनरशिप का मतलब क्या है, जहां पे दो या उससे ज्यादा लोग, 2 और मोर लोग मिलके किसी काम को करने के लिए ठानते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि हम लोग बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं, तो वो काम क्या होगा, बिजनेस का। तो
पार्टनरशिप इज रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन। सबसे पहली बात, दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए हु हैव अग्रीड। अग्रीड का मतलब वो अग्रीमेंट पे आए। अग्रीमेंट क्या होता है? अग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। मतलब वो ये जो पार्टनरशिप बना रहे हैं, या तो वो मुंह से बोल के बना सकते हैं कि भैया चल तेरी मेरी यहाँ से पार्टनरशिप, दिस इज नोन एज ओरल एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन अगर वो रिटर्न कराते हैं, रिटर्न मतलब पूरा एग्रीमेंट बनेगा, वो नोटराइज्ड होगा, लॉयर के पास जाके बनवाना पड़ेगा, तो उसमें बोलेंगे रिटर्न एग्रीमेंट विच इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। इसको बोलेंगे पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड किसको बोलते हैं? रिटर्न एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप को पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। आगे, टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्रॉफिट शेयरिंग। थर्ड पॉइंट हमारा डेफिनेशन से जो हमने उठाया प्रॉफिट शेयरिंग है। ये जो नीचे पॉइंट लिखे हैं ना, ये सारे के सारे हमने ऊपर डेफिनेशन से ही उठाए हैं। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग। इसमें एक चीज और याद रखना, डेफिनेशन में प्रॉफिट शेयरिंग लिखा हुआ है बट लॉस शेयरिंग भी होती ही होती है। ये तो लाजमी सी बात है कि केवल आप प्रॉफिट बांटने के लिए पार्टनरशिप में नहीं आएंगे, आपको लॉस भी बांटना पड़ेगा बेटा। तो लॉस भी हम लोग बांटेंगे, प्रॉफिट भी बांटेंगे। डेफिनेशन में केवल प्रॉफिट है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब क्या है कि जब आप लोग पार्टनरशिप में हैं तो या तो आप सारे के सारे मिलके काम करिए, या तो कोई एक करिए सबके लिए काम। तो इसका मतलब ये कैरिड ऑन बाय ऑल मतलब या तो सब काम करो। एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब है कि या तो कोई एक जना काम कर सकता है। इसको बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी मतलब आपस में मेल जोल या समायोजन, एक तरीके से देखा जाए तो कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे की आप कितनी एक तरीके से मदद कर रहे हो काम करने में। हो सकता है कि बाकी पार्टनर्स ने केवल पैसा लगाओ, कैपिटल लगाई हो, और एक पार्टनर जो है वो हमारा काम कर रहा है क्योंकि उसने कैपिटल कम लगाई है, या तो उसने खुद ही कैपिटल भी उतनी लगाई लेकिन डिसाइड किया कि मैं काम करूंगा, बाकियों को नहीं करना पड़ेगा। तो बेटा पार्टनरशिप इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल एजेंसी ही एक ऐसा फीचर है पार्टनरशिप का जो पार्टनरशिप को पार्टनरशिप बनाता है, क्योंकि दो या दो से ज्यादा तो बाकियों में भी हो सकते हैं, एग्रीमेंट भी हो सकता है, प्रॉफिट शेयरिंग भी हो सकता है। म्यूचुअल एजेंसी ही एक ऐसा फीचर है जो पार्टनरशिप में है केवल, जहां पे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना होता है। सर कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऐसा होता है? नहीं, कोऑपरेटिव सोसाइटी में बेटा ऐसा नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप में होता है। अब बिजनेस भी आपका क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। ये नहीं कि पार्टनरशिप करके आप गांजा बेचने लग जाओ, नहीं। तो पार्टनरशिप में ये भी बात आपको याद रखनी कि लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। अब फीचर जो मैंने आपको बताया कि पार्टनरशिप, वैसे हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से चलता है, तो हमारी कंट्री में इसके लिए एक लीगल एक्ट ऑलरेडी है पार्टनरशिप के लिए। बाकी के लिए जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए नहीं था, लेकिन हमारी पार्टनरशिप के लिए ये चीज है। लायबिलिटी, अब पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होगी वो अनलिमिटेड होगी, ये बात आपको याद रखनी है। पार्टनरशिप और पार्टनर्स एक ही माने जाते हैं ज्यादातर केसेस के अंदर। इसी वजह से ही पार्टनरशिप का अगर लॉस होता है तो हर एक पार्टनर को उस लॉस की भरपाई करनी पड़ेगी, चाहे वो पैसा फिर अपने घर से लाके ही क्यों ना दे, उसको वो पैसा लाके देना पड़ेगा। यही अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है। प्रॉफिट शेयरिंग, पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन अग्रीड रेशियो। भाई या तो वो पहले से मान के चलें कि जब उन्होंने ओरल किया एग्रीमेंट या तो रिटर्न किया, जो भी किया, लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, अगर आप ओरल करते हो तो बाद में आप उसको सिद्ध नहीं कर सकते। जैसे जब पार्टनरशिप स्टार्ट हुई तो मैंने और मेरे दोस्त ने जब पार्टनरशिप करी तो मैंने उसको बोला चल यार प्रॉफिट ना हम लोग 50-50% बांटेंगे, 50% तेरा तो 50% मेरा। लेकिन बाद में जब एक्चुअली में प्रॉफिट हुए तो मैंने बोला नहीं, 50 तुम्हारा नहीं होगा, 75 मेरा होगा, 25 तुम्हारा होगा, क्योंकि तुम ऑफिस इस एक महीने में आए ही नहीं। तो हमारी तो पहले से कोई बात नहीं हुई थी, हमारी बात ये हुई थी कि 50-50% बांटेंगे। बट बाद में मैंने ये चीज चेंज कर दी, तो इस चीज को कोई सिद्ध नहीं कर सकता क्योंकि ये ओरल एग्रीमेंट था, तो इसमें कोई प्रूफ नहीं था। रिटर्न एग्रीमेंट में प्रूफ होता है तो हम लोग उसमें लिख देते हैं कि कैसे बांटा जाएगा। जैसे 50-50% मतलब इक्वल रेशियो ना, 1:1। अगर 100 रुपए का मुनाफा होता है तो 50 एक को मिलेगा, 50 दूसरे को मिलेगा। इसको बोलते हैं अग्रीड रेशियो। ये कोई भी रेशियो हो सकता है जो हमने पहले से ही मान के रखा हुआ है, पार्टनरशिप डीड में लिखवाया है। ओके, इसके बाद डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग म्यूचुअल कंसेंट से होती है, मतलब सारे पार्टनर्स की रजामंदी होती है, आपस में डिस्कशन होता है, उसके बाद डिसीजन लिया जाता है। ओके, कंटिन्यूटी, लैक ऑफ कंटिन्यूटी मतलब अगर कोई पार्टनर मर जाता है, जैसे मान लो 3 पार्टनर है ए बी और सी, अगर सी की डेथ हो जाती है तो ये जो पार्टनरशिप थी ना ये एंड हो जाएगी। ए बी चाहे जो बचे हुए पार्टनर है तो एक नई पार्टनरशिप बना सकते हैं। तो ए बी सी वाली पार्टनरशिप खत्म, ए और बी चाहे तो इस पार्टनरशिप को पहले बंद करेंगे फिर दूसरी को लेंगे, ये ऑटोमेटिकली कंटिन्यू नहीं होगी अगर कोई पार्टनर मर जाता है। अगर सारे पार्टनर मर जाते हैं या 3 में से 2 पार्टनर मर जाते हैं तो भी ये पार्टनरशिप तो पूरी तरह खत्म हो जाएगी। फिर अगर जैसे मान लो ए बी सी में से बी और सी दोनों मर जाते हैं तो
ए को एक और पार्टनर ढूंढना पड़ेगा नई पार्टनरशिप बनाने के लिए, बी और सी के साथ जो उसकी पार्टनरशिप थी वो वहीं पे खत्म हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि लैक ऑफ कंटिन्यूटी मतलब डेथ, इंसॉल्वेंसी या जेल हो जाने पे पार्टनर को यहाँ पे पार्टनरशिप एंड हो जाएगी, आपको नई बनानी पड़ेगी। मिनिमम कितने पार्टनरशिप के लिए कितने मिनिमम पार्टनर चाहिए? तो मिनिमम पार्टनर हमको 2 चाहिए। हमने ऊपर भी पढ़ा था कि एटलीस्ट 2 पर्सन्स मस्ट बी देयर टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। इसके बाद बिजनेस ऑपरेशन, बिजनेस इज ऑपरेटेड बाय ऑल और एनी वन पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल। कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऐसा नहीं होता, कोऑपरेटिव सोसाइटी में सबको काम करना पड़ता है। पार्टनरशिप में ये चीज स्पेशल होती है कि सारे बंदे भी काम कर सकते हैं और उनमें से कोई एक जना भी कर सकता है, डिसाइड उनको आपस में ही करना पड़ेगा। इसके लिए कोई कानून आके बीच में नहीं बताएगा कि भैया ए काम करेगा या बी काम करेगा या सी करेगा या डी करेगा या सारे करोगे, नहीं। अपना पार्टनरशिप के अंदर सरकार ने पार्टनर्स के ऊपर छोड़ दिया एक अग्रीमेंट बनवाने के लिए, डीड जिसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में आप जो भी लिखवाओगे वही माना जाएगा, फिर उसके आगे कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता अनटिल अनलेस वो इलीगल ना हो। ऐसा ना हो कि उसमें लिखा हो कि भैया अगर मुझे शेयर नहीं मिला तो मैं बाकी पार्टनर्स को गोली मार दूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें तो अनलॉफुल या इलीगल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, लॉ के दायरे के अंदर होनी चाहिए, उसी को माना जाएगा। ठीक है, मेरिट ऑफ पार्टनरशिप। मेरिट क्या है? सबसे पहले तो इजी फॉर्मेशन है। इजी फॉर्मेशन सोल प्रोप्राइटरशिप से ज्यादा तो इजी नहीं है, लेकिन कंपनी से आसान है। ठीक है, तो पार्टनरशिप इजीली फॉर्म हो सकती है डीड बनवा के, डीड बनाना काफी आसान है। पार्टनर्स में एक्सपर्टीज का बेनिफिट होता है, क्योंकि आप अगर मान लो एक पार्टनर आप लिया जो लॉयर है, एक पार्टनर आप लिया जो CMA है, एक पार्टनर आप लिया है मान लो जो हमारा MBA करके आया है, और एक पार्टनर आप लिया है जो बहुत वेल्दी है। तो इसमें क्या होगा, जो वेल्दी वाला पार्टनर है उससे हम लोग उसकी स्किल ले सकते हैं वेल्थ मैनेजमेंट की, MBA वाले से मैनेजमेंट स्किल्स ले सकते हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने की, CMA से हम लोग कॉस्ट कंट्रोल, अकाउंटिंग, फाइनेंस सारी चीजें CMA देख लेगा हमारा, टैक्सेशन, GST, इनकम टैक्स, हमारे अकाउंट्स बनाना, कॉस्ट कंट्रोल करना, कॉस्ट एनालिसिस, सब कुछ CMA देख लेगा। और लॉयर, तो हमारी जो फर्म बनी ना, पार्टनरशिप जो बनती है तो उसको फर्म बोला जाता है। सब लोग जो मिलके क्रिएट करते हैं तो पार्टनरशिप फर्म बोला जाता है, शॉर्ट में फर्म भी बोल सकते हैं। तो फर्म जो हमारी बनी उसके अंदर हमने कितनी एक्सपर्टीज रखी, क्योंकि सारे पार्टनर्स हैं तो सारी अपनी एक्सपर्टीज शेयर करेंगे, है ना, क्योंकि म्यूचुअल एजेंसी है तो एक्सपर्टीज बेटा इसमें होती है। इसके बाद कैपिटल कंट्रीब्यूशन, मैंने आपको याद है ना बताया था एक से पहले दो, तो एक से पहले दो वाली बात है कि अगर लॉयर के पास पैसा है, मैं मानता हूँ बहुत सारा होगा, लेकिन अगर उसके जैसा ही उसको कोई और इंसान मिल जाए, जैसे लॉयर को मिल गया CMA, तो CMA के पास भी हो सकता है लॉयर से ज्यादा पैसा हो। तो लॉयर के पास ऑलरेडी पैसा था, CMA के पास और ज्यादा पैसा था, दोनों ने मिला के एक से पहले दो हो गए। अब दो से पहले तीन MBA वाले को ला के हो गए, तीन से पहले चार जब वेल्दी पर्सन को लाए तो हो गए। ठीक है, इसमें रिस्क शेयरिंग भी होती है, जैसे अब प्रॉफिट शेयरिंग है तो रिस्क शेयरिंग भी है। जैसे 1:1 में प्रॉफिट बढ़ता है वैसे लॉस भी बढ़ता है। अगर 100 रुपए का मुनाफा होता है तो इक्वल बांटा जाता है, तो लॉस होगा तो भी 50-50 रुपए हिस्से में आएगा। ये चीज आप डिसाइड करोगे, लेकिन पहले ही इसको बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लॉस के सिनेरियो में भी लगाया जाता है। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो केवल प्रॉफिट के केस में ही लगाया जाएगा, नहीं, वो लॉस होगा तो भी वही रेशियो लगाया जाता है। ठीक है, कॉन्फिडेंशियली इसमें क्या होता है, बेसिकली फाइनेंशियल डिटेल डिस्क्लोज करने की पब्लिकली कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप पार्टनरशिप में 4 लोगों में ही वो बात रख सकते हो जितने लोग आपकी पार्टनरशिप में है, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल रहता है, सीक्रेट नहीं रहता, कॉन्फिडेंशियल रहता है। कॉन्फिडेंशियल मतलब कम लोगों को पता है, ज्यादा लोगों को नहीं पता। हालांकि एक कंपनी के केस में कोई भी पब्लिक से इंसान उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में जानकारी निकाल सकता है। पार्टनरशिप ये बेनिफिट रखता है कि उसमें कॉन्फिडेंशियली होती है, कि मतलब पार्टनर्स ही उसके बारे में जानेंगे। सीक्रेसी केवल सोल प्रोप्राइटरशिप में होती है। लायबिलिटी जॉइंट और सेवरल लायबिलिटी, मतलब सारे पार्टनर मिलके भी लायबल है और अकेले भी लायबल है। मतलब मुझे समझ में नहीं आया। मीन्स दैट पार्टनर कैन बी इंडिविजुअली लायबल फॉर द डेट विच कैन बी बर्डन वेल्दी पार्टनर्स। मतलब देखो ये लिमिटेशंस है ना, अभी हम लोग ऊपर मेरिट पढ़ी, अभी हम लोग लिमिटेशन पढ़ रहे हैं। तो आपको एक बात याद रखनी है, ये मेरिट नहीं है हमारी, ये लिमिटेशन है। ठीक है, अब लिमिटेशन है, एक मिनट जूम आउट हो जा भाई, कहाँ घुसेगा उसमें, पूरा का पूरा जूम ही नहीं हो गया, पूरा का पूरा उसमें घुस गया। हमने ऊपर पढ़े मेरिट्स, अब हम लोग पढ़ रहे डीमेरिट। तो डीमेरिट सबसे पहले ये है कि हर एक पार्टनर इंडिविजुअली भी लायबल है और सब भी लायबल है उसके लिए। मैं बताता हूँ कैसे। जैसे मान लो एक पार्टनर ने लोन ले लिया बैंक से पूरी पार्टनरशिप के नाम पे, ठीक है,
और अगर लोन ले लिया 15 लाख रुपए का, इवन तो बाकी पार्टनर्स को इस लोन के बारे में नहीं पता था, या उनसे फॉर्जरी साइन करवाए गए, या उनकी बिना जानकारी के उनसे साइन करवा लिए गए कागज पे। मान लो 3 पार्टनर हैं, ए बी और सी। ए ने क्या किया, बैंक से लोन ले लिया पार्टनरशिप के नाम पे। बी और सी को इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन ए ने बी और सी से किसी तरह से साइन करा लिए। तो आगे जाके जब लोन नहीं भरा ए ने अगर, तो ये नहीं बोला जाएगा कि खाली ए को वो लोन चुकाना है, ए भी लायबल है, बी भी लायबल है और सी भी लायबल है। तो ये बहुत गलत बात है। अनलिमिटेड लायबिलिटी तो जो है तो सो है ही है, इसमें कंबाइन लायबिलिटी होती है सबकी, मतलब सबको चुकाना पड़ेगा पैसा। एक ने भी गड़बड़ करी तो सब उसके लिए जिम्मेदार हैं। एक्सपेंशन चैलेंजेस, अब देखो इसमें लिमिटेड कैपिटल होती है। अभी तो सर आपने ऊपर पढ़ाया था कि कैपिटल ज्यादा होती है, तो बेटा एक बात ये याद रखना कि सोल प्रोप्राइटर से या अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी से या एचयूएफ से हमारी तो कैपिटल ज्यादा है, लेकिन बेटा कैपिटल कंपनी से तो कम है। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि उतने लेवल तक नहीं जा सकते जितना कंपनी जा सकती है एज कंपैरिजन में। कंटिन्यूटी भी लैक करती, मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये कंटिन्यू नहीं कर सकते। अगर कोई पार्टनर रिटायर होना चाहेगा या डेथ हो जाएगी उसकी, या वो पागल हो जाए या इंसॉल्वेंट दिवालिया हो जाए, तो उस केस में उस पार्टनरशिप को खत्म करना पड़ेगा, एक नई पार्टनरशिप बनानी पड़ेगी जिसके अंदर बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे। इसके बारे में आप क्लास नंबर 12 में अकाउंट्स में भी सीखेंगे। ये सारे चैप्टर अकाउंट्स में आपको मिलेंगे, पूरी बुक मिलेगी पार्टनरशिप नाम की। अच्छा, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी, इट्स हार्ड टू असेस द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ अ पार्टनरशिप सिंस दे डू नॉट हैव डिस्क्लोज देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिकली। उन पर भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं करते। पब्लिक कंपनी, एक पब्लिक कंपनी डिस्क्लोज करती है तो उनके लिए एक तरीके से लोगों की नजर में भरोसा बढ़ जाता है, लेकिन पार्टनरशिप के लिए नहीं बढ़ सकता क्योंकि पार्टनरशिप अपनी स्टेटमेंट पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं करती। अगला, टाइप ऑफ पार्टनर कौन कौन से हो सकते हैं सर? मैंने अभी आपको बताया ना, कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं जो केवल कैपिटल लगाते हैं, कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं जो केवल वर्क करते हैं, कैपिटल कम लगाती है, नहीं लगाते हैं, है ना। कुछ पार्टनर ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि नाम के हो गए, उन्होंने क्योंकि कैपिटल ही लगाई, काम तो किया नहीं, तो उन्हीं पार्टनर को देखते हैं। पहला पार्टनर एक्टिव पार्टनर, ऑल्सो नोन एज वर्किंग पार्टनर, नाम से पता चल रहा है। एक्टिव पार्टनर इज अ पार्टनर हु एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द बिजनेस, मतलब वो जो काम करता है, एक्टिवली काम करता है, डेली ऑफिस आता है। अच्छा, कैपिटल डालेगा क्या? हाँ, कैपिटल तो डालेगा ही डालेगा। मैनेजमेंट में हिस्सा लेगा? हाँ, मैनेजमेंट में हिस्सा लेगा। प्रॉफिट एंड लॉस लेगा? हाँ लेगा। लायबिलिटी कैसी होगी? अनलिमिटेड। लायबिलिटी सारे पार्टनर्स की अनलिमिटेड होती है, ठीक है। क्या कोई ऐसा पार्टनर भी जिसकी लायबिलिटी लिमिटेड हो सकती है? हाँ, वो मैं भी आपको बताऊंगा। एक्टिव पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, डेली आएगा, काम करेगा, कैपिटल भी डालेगा, ओके। स्लीपिंग पार्टनर, ऑल्सो नोन एज डोरमेंट पार्टनर। डोरमेंट मतलब जो पार्टनर एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता, मतलब नाम का पार्टनर, लेकिन कैपिटल लगाता है, लेकिन ऑफिस नहीं आता। पैसा बहुत है लेकिन टाइम नहीं है, तो वो ऑफिस नहीं आता, पैसा लगा रखा है, तो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता, प्रॉफिट एंड लॉस का तो हिस्सेदारी लेता है, उसकी भी अनलिमिटेड लायबिलिटी है। मैंने अभी आपको बताया पार्टनरशिप में सबकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अब एक इंसान ये नहीं बोल सकता कि यार मैं तो ऑफिस ही नहीं आता था, इन्होंने जो काम किया मुझे नहीं पता था, तो मैं ये लॉस की भरपाई नहीं करूंगा। नहीं, उसको भी करनी पड़ेगी भरपाई, और अनलिमिटेड लायबिलिटी है, उसको भी अपने घर की एसेट बेचनी पड़ सकती है अगर लॉस पूरा नहीं हुआ तो। आगे, सीक्रेट पार्टनर, सीक्रेट जैसे नाम से पता चल रहा है, जो हमने बताया नहीं है सबको कि वो पार्टनर भी है हमारा। सीक्रेट पार्टनर हुज इन्वॉल्वमेंट विद द फर्म इज अननोन टू द जनरल पब्लिक, सबको नहीं पता होता, पार्टनरशिप के लोगों को पता होता है। कैपिटल लगाएगा ही लगाएगा, मैनेजमेंट में भी पार्ट लेगा, लेकिन सीक्रेटली, ठीक है जी। इसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस भी बांटेगा, उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड है। ये सीक्रेट पार्टनर जब तक है जब तक कोई केस नहीं होता, अगर केस हो जाता है तो सारे पार्टनर्स को सामने आना पड़ता है, ठीक है। जब तक केस नहीं होता जब तक वो सीक्रेट है। नॉमिनल पार्टनर, अ पार्टनर हु अलाउज देयर नेम टू बी यूज्ड बाय द फर्म बट डज नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल और एक्टिवली मैनेज, मतलब ये कैपिटल भी नहीं लगाएंगे और काम करने भी नहीं आएंगे, बस अपना नाम दे देंगे। सर ऐसा क्यों? बेटा नाम की वैल्यू होती है, जैसे अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन ने क्या किया, अपना नाम किसी फर्म को बोल दिया कि आप बोल दो भैया कि मैं भी आपके फर्म का पार्टनर हूं। उसकी वजह से उनको बड़ा सारा बिजनेस मिलने लग गया क्योंकि अमिताभ बच्चन की नाम की वैल्यू है। लेकिन अमिताभ बच्चन इसमें कैपिटल नहीं लगाएगा और ना ही पार्टिसिपेट करेगा बिजनेस में, ना ही वो प्रॉफिट एंड लॉस में हिस्सा लेगा। तो सर क्यों कर रहा हो अपना नाम की तरह? वो उसकी फीस लेगा बेटा, उसकी वो फीस लेगा। प्रॉफिट एंड लॉस में वो अपनी शेयरिंग नहीं रखेगा, उसकी लायबिलिटी भी लेकिन अनलिमिटेड होगी, हालांकि वो केवल नाम दे रहा है तो भी। तो पार्टनरशिप में एक बात याद रखना, अगर आप पार्टनर हो चाहे कोई से भी हो, लायबिलिटी तो आपकी अनलिमिटेड है ही है। अब मैंने खाली नाम दे दिया, मान लो मेरा नाम सचिन सर है, नाम तो सचिन है सर बच्चे बोलते हैं, तो जैसे मान लो मैंने अपना नाम दे दिया एक कोचिंग सेंटर को,
उस कोचिंग सेंटर में उन्होंने बोला कि हमारे पार्टनर सचिन सर है, तो उसकी वजह से वहां पे बच्चों के रजिस्ट्रेशन बढ़ गए, मेरी गुडविल की वजह से या मेरी रेपुटेशन की वजह से या मेरे नाम की वजह से। अब मैंने उनके इंस्टीट्यूट में एक भी रुपए नहीं लगाया, ना मैं वहां देखने जा रहा हूँ क्या पढ़ा रहे क्या नहीं पढ़ा रहे। ठीक है, उन्होंने बोला कि सचिन सर तो 11वीं 12वीं के बच्चों को पढ़ाते हैं या CS CMA को पढ़ाते हैं, 10वीं क्लास तक आप पढ़ लो, फिर हम आपको उनके पास ट्रांसफर कर देंगे। मुझे ये सब नहीं पता था। अब किसी बच्चे ने केस कर दिया उस इंस्टीट्यूट के ऊपर, तो मुझे भी जाना पड़ेगा और मैं भी लायबल होऊंगा, भले से मुझे नहीं पता था तो भी। चलो, पार्टनर बाय एस्टॉपल, भाई बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एस्टॉपल मतलब वही स्टेपलर लगाने वाला ही मतलब है इसमें, कि अ पर्सन हु गिव्स एन इंप्रेशन टू अदर्स दैट दे आर पार्टनर थ्रू दे आर नॉट, मतलब वो पार्टनर नहीं है लेकिन उसने दूसरे लोगों को इंप्रेशन दिया, जताया कि वो पार्टनर है। जब वो पार्टनर ही नहीं है तो यार कैपिटल क्यों लगाएगा, मैनेजमेंट में भी क्यों हिस्सा लेगा और लॉस भी क्यों बांटेगा, प्रॉफिट भी क्यों बांटेगा जब वो पार्टनर ही नहीं है। तो यहाँ पे बेसिक की बात क्या है, जैसे मान लो दो दोस्त थे, दोनों पार्टनर थे। ये दोनों जा रहे थे मान लो किसी से पैसा उधार मांगने, तो रास्ते में इनको तीसरा दोस्त मिला ना, उससे कहा चल भाई तू भी चल, क्या नाम है, तू बढ़िया है बातचीत करने में, तो तू बातचीत कर लियो, हमें ज्यादा से ज्यादा ताकि लोन उधार पे मिल जाए, लोन उधार पे नहीं मिल जाए मतलब उधार मिल जाए यार, उधार मिल जाए ज्यादा से ज्यादा, और हम लोग अपना काम चला पाए। ये भी बंदा उनके साथ चला गया। अब इन दोनों के बिहाफ पे इसने बात करी एक अलग बंदे से जिसने पैसा इन्हें उधार दे दिया, इसकी बातचीत पे केवल इसने ये नहीं बताया कि मैं पार्टनर नहीं हूं, उल्टा ऐसा इंप्रेशन दिया कि मैं ही पार्टनर हूं। तो अब ये स्टॉपल हो गया, मतलब ये चुपक गया, अब ये पिन हो गया इस पार्टनरशिप के साथ। हालांकि ये बिजनेस पे इसने कैपिटल नहीं लगाई, मैनेजमेंट का भी हिस्सा नहीं है, प्रॉफिट लॉस भी शेयर नहीं करता, फिर भी इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। कल को अगर इन दोनों ने पैसे नहीं दिए तो चुकाना पड़ेगा ना वापस, जब वो केस करेगा, जब वो केस करेगा तो ये तीनों लपेटे में आएंगे, इन तीनों को वापस चुकाना पड़ेगा। तो ये बंदा जो उछल रहा था ना पहले पहले, ये भी भाई लपेटे में आ जाएगा। इसलिए बोला करते हैं कि दूसरों के फटे में टांग नहीं अड़ाते, अगर आप अड़ाओगे तो आप भी लायबल होगे एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, एस्टॉपल और होल्डिंग आउट दोनों सेम टू सेम सिमिलर से ही है। समझो होल्डिंग आउट में क्या लिखा है, अ पर्सन हु नोइंगली अलाउज अदर्स टू रिप्रेजेंट देम एज अ पार्टनर इन द फर्म, मतलब अगर मान लो ऊपर वाले में तो उसने ये स्पेसिफिकली मना नहीं किया कि मैं पार्टनर नहीं हूं, ये भी नहीं बोला कि मैं पार्टनर हूं, तो उसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन दूसरे को लगा कि वो पार्टनर है उसके एक्ट की वजह से। इसमें क्या होगा, इसने जानते हुए बूझते हुए दूसरे लोगों को ये चीज बोली है कि मैं पार्टनर हूं, हालांकि वो पार्टनर नहीं था। जैसे अब वो बैंक लोन लेने गए, ठीक है, दो लोग बैंक के पास गए लोन लेने। अब ये बैंक में एक उनका बंदा काम करता था, इनका दोस्त, जो उसी बैंक का मैनेजर था। तो बैंक लोन नहीं दे रहा था, लेकिन मैनेजर ने बोला कि यार मैं तो जानने वाले लोग हैं, मेरा पार्टनर ही मान लो इनको, मतलब मैं एज अ पार्टनर ही मान लो इनके साथ हूँ, इनको लोन दे दो। अब इसकी बात पे लोन मिल गया, ठीक है, ऊपर वाले की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे इसने एक्टिवली इस चीज को इंप्रेशन दिया, बोला कि मैं पार्टनर हूँ नोइंगली। ऊपर वाले में तो उसने इंप्रेशन दिया केवल, बताया नहीं कि मैं पार्टनर हूँ कि नहीं हूँ। यहाँ उसने बताया कि मैं पार्टनर हूँ, वो फंस गया। तो चाहे वो कैपिटल लगाए ना लगाए, अनलिमिटेड लायबिलिटी बेटा आ गई क्योंकि वो पार्टनर बन गया। अब हमारे लिए स्पेशल पार्टनर है एक माइनर पार्टनर, ये केवल इकलौता पार्टनर है जिसकी कोई भी लायबिलिटी नहीं होती। अनलिमिटेड लायबिलिटी तो छोड़ो, कोई लायबिलिटी नहीं होती। तो मैंने तुम्हें बोला था ना एक पार्टनर ऐसा भी जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड छोड़ो है ही नहीं। तो माइनर पार्टनर मतलब एक ऐसा पार्टनर जिसकी एज 18 साल से कम है। अब वो पार्टनरशिप में पार्टनर तो बन सकता है लेकिन फुल पार्टनर नहीं बन सकता, प्रॉफिट में हिस्सेदारी रख सकता है। फुल पार्टनर बनने का मतलब वो बिजनेस डिसीजन नहीं ले सकता, मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं बन सकता, लॉसेस का हिस्सा नहीं बन सकता, प्रॉफिट का हिस्सा वो बन सकता है, पार्टनरशिप एक्ट ये अलाउ करता है। और दूसरी बात, जब वो 18 साल का होगा तो वो सबको बोलेगा कि मैं पार्टनरशिप का हिस्सा हूं या नहीं हूं। 6 महीने उसे मिलेंगे। मान लो आज 18 साल का होता है तो 6 महीने में उसको अखबार में निकलवाना पड़ेगा कि फलानी पार्टनरशिप का मैं अब हिस्सा हूं या नहीं हूं, जिसका मैं पहले खाली प्रॉफिट लेता था मेजर बनने के बाद। ओके, चलो अब टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, टाइप ऑफ पार्टनर पढ़ा, अब पार्टनरशिप कैसी होती है। पार्टनरशिप एक तो होती है एट विल, मतलब जब तक चलेगी चलन दो, कोई मतलब नहीं है, कोई फिक्स नहीं है कि कब तक ये पार्टनरशिप हम लोग रखने वाले हैं। एक पार्टनरशिप होती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप, मतलब ये पार्टनरशिप एक सीमित समय के लिए होती है। जैसे मान लो मेरा इंस्टीट्यूट का नाम है द कॉमर्स कोच, कॉमर्स पाठशाला, दोनों ही मेरे इंस्टीट्यूट है। कॉमर्स पाठशाला और द कॉमर्स कोच ने पार्टनरशिप करी, दोनों हालांकि मेरी, लेकिन फिर भी आइडेंटिटी दोनों की अलग अलग है ना। उन दोनों ने पार्टनरशिप करी कि 11th क्लास के बच्चे, 12th क्लास के बच्चे जो अब आगे जाके पढ़ रहे हैं,
वो CA में करते हैं या CS करते हैं तो द कॉमर्स कोर्स से क्लासेस लेंगे। लेकिन ये पार्टनरशिप हमारी केवल इस टर्म के लिए रहेगी, 24-25 के लिए रहेगी, ठीक है। या मान लो ये 23-24 के लिए थी, दोनों में से मतलब एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए थी, उसके बाद खत्म हो जाएगी, तो इसको बोलेंगे पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप में डेट फिक्स होती है, कब शुरू होगी कब खत्म होगी। तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन कौन कौन सी पार्टनरशिप होती है। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी भी पार्टनरशिप होती है, जैसे जर्नल पार्टनरशिप, मतलब द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इज अनलिमिटेड, सब पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है और ज्वाइंट होती है, मतलब अकेले अकेले भी पार्टनरशिप में उनकी लाइबिलिटी है और ज्वाइंटली भी है, ठीक है। लिमिटेड पार्टनरशिप भी होती है जिसको बोलते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, LLP। LLP बाद में बनाई गई प्रोफेशनल्स के लिए, जैसे CMA, CS, लॉयर, डॉक्टर, इन सब के लिए LLP बनाई गई है। LLP में क्या होता है, लाइबिलिटी जो होती है लिमिटेड होती है, लेकिन एक पार्टनर की लाइबिलिटी, एटलीस्ट वन पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी, जबकि बाकी सारों की पार्टनरशिप में लाइबिलिटी जो होगी वो लिमिटेड हो सकती है। तो एक पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी, बाकी सबकी लिमिटेड होगी, ये होता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है। ओके, आपको सारी चीजें समझ आएगी, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप भी। अब पार्टनरशिप डीड ना एक ऑप्शन में मैंने आपके लिए डाल दिया है कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। पार्टनरशिप डीड मैंने आपको बताया एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर ना सारी डिटेल होती है। कौन कौन सी आपके मन में शायद ये बात आ रही है तो मैं बता दूं, नाम पार्टनर का, उनका एड्रेस, कितनी कैपिटल लगाई, क्या अकाउंटिंग पीरियड आप फॉलो करोगे, कब पार्टनरशिप की शुरुआत हुई, कैसे कैसे प्रॉफिट को बांटोगे आप, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे तो कितना दोगे, इंटरेस्ट ऑन लोन दोगे तो कितना दोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करोगे तो कितना करोगे। सर मैंने कैपिटल लगाई बिजनेस में क्योंकि बिजनेस और मैं अलग अलग हूं, तो बिजनेस मुझको इंटरेस्ट देगा इस पैसे पे जो मैंने लगाया, तो कितने रेट से मिलेगा, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, वो सब चीजें आपको बताना पड़ेगा। अगर आपने किसी पार्टनर से लोन लिया है एज अ पार्टनरशिप तो उसके ऊपर कितना ब्याज दोगे ये भी बताना पड़ेगा, ठीक है। सैलरी एंड कमीशन, अगर किसी पार्टनर को सैलरी या कमीशन मिलने वाली है तो वो कितनी मिलेगी बता दो। इसके बाद राइट, ड्यूटी, लाइबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर, अनलिमिटेड तो है ही है, उसके अलावा अगर आप कुछ और ड्यूटीज उनको दे रहे हो, कुछ और लाइबिलिटी उनको दे रहे हो तो वो भी बताओ। जैसे मान लो मैंने बोला कि एक पार्टनर हमारा कैशियर है, अब कैशियर की लाइबिलिटी हम लोग अनलिमिटेड के साथ साथ ये भी कर देते हैं कि अगर किसी दिन चोरी हो गई तो इसकी लाइबिलिटी अकेले की होगी इस चीज के लिए। तो भैया कैशियर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड तो बाद में है, ये बिजनेस लॉस के लिए, लेकिन इस पर्टिकुलर टास्क के लिए भी उसकी लाइबिलिटी बन गई, ये भी आप बताओगे। तो पार्टनरशिप में ये सारी चीजें होती हैं। अब प्रोसीजर ऑफ फर्म रजिस्ट्रेशन क्या होता है, मतलब फर्म को रजिस्ट्रेशन कैसे कराओगे, बहुत सिंपल सी बात है, आपको क्या करना पड़ेगा, नाम ऑफ फर्म, लोकेशन ऑफ द फर्म, ये सारी चीजें डिटेल जो है वो रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म के पास जमा करानी पड़ेगी, वो आपकी पार्टनरशिप कर देगा रजिस्टर, कुछ फीस लेके। लेकिन अगर आपने पार्टनरशिप को रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो क्या होगा, देखो जनरली पार्टनरशिप को रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन अगर आप करा लोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ना कराने के नुकसान बहुत सारे हैं। देखो ना कराने के नुकसान है यहाँ पे, अगर आपने पार्टनरशिप फर्म को रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं कराने का मतलब क्या है, अगर मैंने ओरल एग्रीमेंट किया है तो वो भी यही माना जाएगा कि रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, क्योंकि रिटर्न एग्रीमेंट को रजिस्ट्रेशन माना जाता है। देखो, अ पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल सूट अगेंस्ट द फर्म और अदर पार्टनर। ए, बी और सी पार्टनर थे, इन दोनों ने ओरली ये चीज डिसाइड करी कि हम लोग, मान लो ए लेगा 10% प्रॉफिट, बी लेगा 20% प्रॉफिट और सी हमारा लेगा 10% प्रॉफिट, जितना भी प्रॉफिट होगा उसका इतना इतना हम लोग बांटेंगे। लेकिन सर ये तो 100% हुआ ही नहीं, ठीक है नहीं हुआ, इन्होंने बोला कि बाकी बचा हुआ प्रॉफिट हम नहीं बांटेंगे, हम अपने पास रखेंगे, इतना इतना बांटेंगे। लेकिन जब प्रॉफिट बांटने का समय आया तो ए और सी को गोली मारी, बी ने 100% प्रॉफिट ले लिया, ना रखा ना कुछ किया, अपना प्रॉफिट लेके चला गया। अब ए और सी क्या कर सकते हैं इस केस में, कुछ नहीं कर सकते, वो केस नहीं कर सकते बी के ऊपर, क्योंकि ये पार्टनरशिप थी ही नहीं, कभी इसको सिद्ध नहीं किया जा सकता कि ये पार्टनरशिप थी भी। उसके बाद फर्म भी पार्टनर के अगेंस्ट केस नहीं कर सकती और थर्ड पार्टी के अगेंस्ट भी केस नहीं कर सकती। मतलब ए, बी एंड सी पार्टनरशिप थी, इन्होंने किसी के लिए काम किया, ठीक है, कोई सामान बेचा क्रेडिट पे, अब उसने पैसा देने से कर दिया मना, तो ये केस नहीं कर सकते एज अ पार्टनरशिप की उसने हमें पैसा नहीं दिया। ए, बी एंड सी पार्टनरशिप के रूप में नहीं केस कर सकते, ए इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर सकता है, लेकिन अगेन उसको इस चीज को सिद्ध करने में बहुत कठिनाई होगी, क्योंकि वो तो उसने पार्टनरशिप के हिसाब से बेचा था ना। अभी कठिनाई इस चीज की होगी कि उसने इंडिविजुअल कैपेसिटी में कैसे केस किया जाए, तो बहुत कठिनाई होगी। इवन फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट द थर्ड पार्टी, मतलब अगर किसी ने आपके साथ फ्रॉड कर दिया तो आप केस नहीं कर सकते। अब पार्टनरशिप के साथ पार्टनर ने ही फ्रॉड कर दिया, तो जैसे मान लो पार्टनरशिप की एक प्रॉपर्टी थी स्कूटर, अब वो स्कूटर ले गया कोई पार्टनर अपने घर और तोड़ फोड़ दिया, ठीक है, कर दूं इस गाड़ी की तोड़ फोड़, मीम तो देखा ही होगा तुमने, तो वो वाला मतलब मामला हो गया, तो पार्टनरशिप केस नहीं कर सकती उस पार्टनर के थ्रू ऊपर, मतलब
क्यों? क्योंकि वो पार्टनरशिप कभी थी ही नहीं यार, तो केस क्या करेगी? ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा जा सकता है केस स्टडीज में कि अगर कोई इंसान पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन ना कराए तो क्या क्या उसको भुगतना पड़ सकता है। अब डिफरेंस आ गए। अब पार्टनरशिप में क्या है दिक्कत कि पार्टनरशिप के अंदर मेंबर मैक्सिमम 50 ही हो सकते हैं। ये 50 मेंबर किसने बताया? कंपनीज एक्ट ने बताया बेटा, कंपनीज एक्ट 2013 ने। सर पार्टनरशिप एक्ट ने नहीं बताया। पार्टनरशिप एक्ट ने तो 200 तक की लिमिट दी है, लेकिन उसके ऊपर लिमिट कैप कर दी 50 तक। किसने? हमारी कंपनीज एक्ट ने। तो पार्टनरशिप में केवल 50 लोग ही हो सकते हैं, 50 से ज्यादा हुआ तो आपको तो बेसिकली कन्वर्ट कराना पड़ेगा फिर कंपनी में, और मैक्सिमम 50 से ज्यादा आप होल्ड कर भी नहीं सकते। पार्टनरशिप एक्ट हमें 200 तक की जानकारी देता है, लेकिन कंपनीज एक्ट हमें 50 पे लिमिट कर देता है, तो हम लोग 50 ही मान के चलेंगे। अच्छा, सोल प्रोप्राइटरशिप में तो एक ही बंदा होता है। एग्रीमेंट इसमें होता है क्लियर, अगर आपने पार्टनरशिप डीड बनवाई है तो इसमें कोई फॉर्मल एग्रीमेंट की जरूरत ही नहीं है। एक्ट पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसमें कोई एक्ट ही नहीं है। इसमें रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है, ऊपर हमने देखा इसमें कोई रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए होता। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग सब में इक्वल बांटा जाता है या एग्रीगेट रेशियो में बांटा जाता है? देखो, अगर कोई एग्रीमेंट आपने किया है तो ठीक है। अगर पार्टनरशिप डीड है लेकिन आप उसमें ये लिखना भूल गए कि कितना हम लोग प्रॉफिट बांटेंगे, तो फिर सरकार ये बोलती है कि पार्टनरशिप एक्ट ये बोलता है कि आपको प्रॉफिट फिर इक्वली बांटना पड़ेगा। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप तो अकेला होता है, उसमें रेशियो की जरूरत नहीं है। मैनेजमेंट सारे मैनेजमेंट या तो सारे पार्टनर मैनेजमेंट करते हैं या तो कोई एक पार्टनर मैनेजमेंट करता है। इसमें एक ही बंदा है वही मैनेज करता है। कैपिटल सारे पार्टनर लगाते हैं, इसमें केवल एक बंदा लगाता है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, पार्टनर अपना हिस्सेदारी किसी और को नहीं दे सकता, है ना, जब तक बाकी लोग इस चीज के लिए राजी ना हो। जैसे ए, बी और सी हैं। अब ए चाहता है कि मैं अपनी हिस्सेदारी जेड को दे दूं, तो जब तक बी और सी नहीं मानेंगे जब तक वो हिस्सेदारी ट्रांसफर नहीं कर सकता। सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा कुछ नहीं है, अकेला बंदा है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, भाई भागना ट्रांसफर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। पार्टनरशिप वर्सेस कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब एक्ट इसके अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 है, इसमें 1932 पार्टनरशिप एक्ट है। इसके अंदर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बिना उसके नहीं बन सकती। इसमें कंपलसरी नहीं है लेकिन यूजफुल है। मैंने अभी आपको बताया ना, कराओ या मत कराओ कोई दिक्कत नहीं है पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन, लेकिन करा लोगे तो अच्छी बात है, वरना आपको ये नुकसान झेलने पड़ सकता है अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है। 3 नुकसान आपको झेलने पड़ेंगे। ओके सर, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में तो मैंडेटरी है। म्यूचुअल प्रॉफिट, नॉन मेंबर्स भी प्रॉफिट का हिस्सा बन सकते हैं। जैसे जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लोग हैं, अगर हमने मान लो कंज्यूमर वाली की बात करें तो हम लोग उनको भी सस्ते पे माल बेच सकते हैं, पब्लिक को भी बेच सकते हैं माल, तो बेनिफिट का हिस्सा तो वो भी बन गया ना। लेकिन पार्टनरशिप में केवल पार्टनर्स में प्रॉफिट बांटा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? सर्विस मोटिव होता है इसमें ना, म्यूचुअल हेल्प सर्विस मोटिव कोऑपरेटिव सोसाइटी का मोटिव है। इसमें तो बेसिकली भैया वही है प्रॉफिट कमाना। इसमें मिनिमम 10 मेंबर चाहिए, मैक्सिमम 100 हो सकते हैं, ठीक है, वो भी क्रेडिट सोसाइटी में। नो लिमिट फॉर अदर, क्रेडिट सोसाइटी में 100 हो सकते हैं, मैक्सिमम की लिमिट बाकियों में कुछ नहीं है। लेकिन मिनिमम इसमें 2 है, मैक्सिमम 50 है, इसमें तो लिमिट है। हमने पार्टनरशिप अच्छे से कवर किया, उसके सारे डिफरेंस भी देखे बाकियों के साथ अच्छी तरीके से। अब हम लोग आगे कंपनी पे। कंपनी हमारा लार्जेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे हम लोग आगे लेवल में भी पढ़ेंगे, मतलब 12वीं के बाद। 12वीं में ही नहीं है, आगे जब भी आप चीज पढ़ोगे तो कंपनी लॉ आपके नाम से एक सब्जेक्ट आएगा, उसमें भी आप इसको पढ़ोगे। अब कंपनी क्या होती है? कंपनी सबसे बड़ा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो सबसे ज्यादा बेनिफिट भी होल्ड करता है। अ कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज एंड हैज अ लीगल स्टेटस इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर्स। मतलब इसके अंदर लायबिलिटी क्या होगी? लिमिटेड होगी। क्यों? क्योंकि कंपनी एक अलग पर्सन है, क्योंकि इसकी बर्थ भी होती है और इसकी डेथ भी होती है। इसका पैन कार्ड भी बनवा सकते हो, इसका मतलब सब कुछ आप वो करवा सकते हो जो एक नेचुरल पर्सन का होता है ज्यादातर चीजों में। आइडेंटिटी के लिए पैन कार्ड होता है, बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है। दैट सर्टिफिकेट भी इसका बनता है जब कंपनी बंद होती है, तो बाइंडिंग अप बोलते हैं। तो कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टी भी खरीद सकती है, कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टी बेच भी सकती है, जैसे एक नॉर्मल इंसान कर सकता है। बस कंपनी वोट नहीं डाल सकती, कंपनी किसी कंट्री की सिटीजन नहीं बन सकती, लेकिन बिजनेस की कैपेसिटी में देखा जाए तो सब कुछ कर सकती है। कंपनी अपने नाम पर टैक्स भर सकती है, जीएसटी भर सकती है। तो कंपनी एक ओनर से अलग होती है, हमेशा कंपनी बनाने वाले से अलग होती है। तो कंपनी कैन बी डिस्क्राइब एज एन आर्टिफिशियल पर्सन बोला गया है इसको। ये बात याद रखनी है आपको कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब नॉर्मल नेचुरल पर्सन नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन है, जिसके पास सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, मतलब ओनर अलग और कंपनी अलग। ठीक है जी, हम लोग सीधा आ जाते हैं फीचर्स के ऊपर। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हम लोग देख चुके हैं। कंपनी एक्वायर्स एंड सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब कंपनी अलग और उसके बंदे जो इन्होंने बनाया वो अलग। फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इज अ टाइम कंज्यूमिंग, एक्सपेंसिव एंड
कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस मैंने बताया सबसे बड़ी होती है, इसमें कंपनीज एक्ट 2013 है जो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। कंपनीज एक्ट 2013 को सीखने के लिए एक पूरा कोर्स है जिसे हम कंपनी सेक्रेटरी बोलते हैं। तो कंपनी सेक्रेटरी में पूरा कंपनीज एक्ट 2013 ही पढ़ाया जाता है, लगभग 3-4 साल। समझ सकते हो कितना बड़ा एक्ट होगा। तो वो पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट ही है उसके अंदर ज्यादातर। तो वो पूरा सीखने के लिए आपको इतना पीरियड लगता है, तो बहुत ही ज्यादा कंपनी को बनाना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। इसके लिए आपको लोगों को भी हायर करना पड़ेगा, कंपनी सेक्रेटरी को, लॉयर को, या फिर सीएमए को। It will only cease to exist when a specific procedure for its closure called winding up is completed। मतलब एक कंपनी को जब भी बंद किया जा सकता है, क्योंकि लॉ से बनाई जाती है, तो लॉ के द्वारा ही एंड भी हो सकती है। लॉ के द्वारा बनाई जाती है, लॉ के द्वारा ही एंड भी हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा द मैनेजमेंट एंड द कंट्रोल ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी इज अंडरटेकिंग बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विच अपॉइंट्स द टॉप मैनेजर फॉर रनिंग ऑफ द बिजनेस। मतलब जो कंपनी को जनरली शुरू में बनाते हैं ना, वही लोग आगे जाके बनते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो कंपनी को चलाते हैं। कंपनी अलग है, कंपनी के ओनर अलग है, लेकिन कंपनी को चलाने वाले लोग तो चाहिए ना, क्योंकि कंपनी के हाथ पैर नहीं है। तो कंपनी लोगों को हायर करती है जिनको बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो ज्यादातर केस में वही लोग होते हैं जिन्होंने कंपनी को बनाया है। आगे, द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय देम इन अ कंपनी। मतलब कंपनी के अंदर जो भी आपने पैसा इन्वेस्ट किया है उतने तक का भी आप लॉस झेल सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। जैसे मैंने एक कंपनी के 1000 रुपए के शेयर्स खरीदे, तो वो कंपनी को जो भी लॉस होगा तो मैं 1000 रुपए तक का लॉस उस कंपनी का झेलूंगा, उससे ज्यादा नहीं झेलूंगा, क्योंकि मैंने उससे ज्यादा के शेयर्स लिए ही नहीं। आ कंपनी मे और मे नॉट हैव अ कॉमन सील। पहले क्या होता था, कंपनी के पास ना कॉमन सील हुआ करती थी। कॉमन सील का मतलब क्या है? स्टैंप। क्या हुआ मतलब इसका? स्टैंप। स्टैंप मतलब मोहर। तो पहले कंपनी ना साइन नहीं कर पाती थी, तो उसके पास एक मोहर होती थी, जहां भी मोहर लगा दी जाती थी वही कंपनी का माना जाता था कि इसने साइन कर दिया। लेकिन अब कॉमन सील का रिक्वायरमेंट खत्म हो गया है, कंपनी की जगह पे उसका एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी मिलकर भी साइन कर सकते हैं। द रिस्क ऑफ लॉसेज इन अ कंपनी इज बोर्न बाय ऑल शेयर होल्डर्स, है ना, सारे शेयर होल्डर्स को बोर्न करेंगे। जैसे पार्टनरशिप में पार्टनर्स होते हैं, यहाँ पे शेयर होल्डर होते हैं। एक कंपनी के जो पार्टनर्स होते हैं उनको शेयर होल्डर बोला जाता है, जो कंपनी को चलाते हैं उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोला जाता है। ये तो हुई बात फीचर्स की। मेरिट क्या है? मेरिट ये है कि भैया यहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी है। इसके बाद अगला हमारे पास मेरिट क्या है कि कंपनी का एग्जिस्टेंस उसके ओनर के द्वारा तय नहीं होता, कंपनी हमेशा चलती रहती है। जैसे मान लो टाटा ने एक कंपनी बनाई, रतन टाटा जी ने, उनके पापा ने बनाई थी, फिर उनके पापा मर गए, फिर रतन टाटा ने वो कंपनी चलाई, अब रतन टाटा भी मर चुके हैं, तो वो भी वो कंपनी चल रही है। तो टाटा मोटर्स, टाटा एंटरप्राइज चलता रहेगा, क्योंकि वो एक कंपनी है, तो उसके ओनर मरने से या जिंदा रहने से कोई मतलब नहीं है। अब रतन टाटा जी जो थे, उन्होंने कंपनी को भी बनाया और वो कंपनी को चलाते भी थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का भी हिस्सा थे वो। तो इसी तरह मैंने आपको बताया ना, जो कंपनी को बनाते ज्यादा चलाते भी वही लोग हैं। लेकिन फायदा यह है कि कंपनी चलती रहेगी अगर वो इंसान मर भी जाता है जिसने उस कंपनी को शुरू किया था। अब इसके अंदर ना कंपनी कैपिटल कितनी भी जुटा सकती है, क्योंकि कंपनी पब्लिक से पैसा मांग सकती है और पब्लिक के पास तो पैसा अनलिमिटेड है। ओके, कंपनी स्पेशलिस्ट को भी हायर कर सकती है, क्योंकि कंपनी के पास पैसा बहुत सारा है। तो आप भी आगे जाके एक प्रोफेशनल कंपनी में, एक एमएनसी कंपनी में काम करना चाहेंगे जो बड़ी हो, जहां पे आपको सैलरी ज्यादा मिले, जो आपको अफोर्ड कर सके। ऑब्वियसली बात है, वही कर सकती है। डीमेरिट क्या है? कंपनी को फॉर्म करना बहुत मुश्किल का काम है, इसके लिए आपको लोगों को हायर करना पड़ेगा और बहुत दिक्कत होगी। इसके बाद यहाँ पे जहां पे कंपनी अलग और ओनर अलग, तो ज्यादातर केस में क्या होता है ना कि ओनर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता, क्योंकि उसको पता है कि मैं एक ना एक दिन हो सकता है इस कंपनी को बेच भी दूं। अब जैसे मान लो ओनर ने कंपनी को बनाया और कंपनी के पास उसके हिस्सेदारी थी 100%, जब बनाया तो 100% हिस्सेदारी थी, फिर उसने हिस्सेदारी बेच दी, है ना। शेयर होल्डर को कैसे लेके आएगा? हिस्सेदारी बेच के ही तो एक कंपनी की कैपिटल क्या होती है कि कंपनी की कैपिटल बनती है छोटे छोटे टुकड़ों से। वो कंपनी की कैपिटल कैसे बनाई जाती है? मतलब आप कंपनी की हिस्सेदारी बेचोगे, लोग खरीदेंगे और वो आपको पैसा देंगे, इसको बोलते हैं कैपिटल कंपनी की। और इन लोगों को क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर बोलते हैं। और जो पैसा वो देते हैं वो उसको बोलते हैं शेयर, और शेयर को रखने वाले लोगों को बोलते हैं शेयर होल्डर्स। ठीक है जी, ये मोटी मोटी बात है। अब दिक्कत यहाँ पे ये है कि एक तरीके से देखा जाए तो ओनर भी तो शेयर होल्डर ही बन गया, क्योंकि उसके पास पहले 100% शेयर थे, उसने बेच दी 50%, तब उसके पास केवल बचे कितने हैं? 50% शेयर्स। तो उसको लगेगा यार मैं तो पूरा मालिक भी नहीं रहा, 50% तो बाहर के लोग हैं, मैं क्यों इतनी मेहनत करूं? तो वो कंपनी को शायद ढंग से ना चलाए, क्योंकि मोटिवेशन नहीं है। अगला, इंफॉर्मेशन ऑफ कंपनीज प्रोवाइडेड टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज टाइम टू टाइम एंड हेंस इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू जनरल पब्लिक। पब्लिक के पास कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन होती है कि उसने कितने पैसे कमाए, कितने गवाए, क्या कंपनी में चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। इवन ये भी पता होता है, आप किसी भी कंपनी का पता कर सकते हो कि उस कंपनी में कितने डायरेक्टर हैं,
कौन 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 से पद पे है, कितनी सैलरी ले रहा है, ये भी बताना जरूरी होता है कंपनी को, तो ये भी पता लगा सकते हो, तो सीक्रेसी तो है ही नहीं। द फंक्शनिंग ऑफ अ कंपनी सब्जेक्ट टू मैनी लीगल प्रोविजन, तो इसमें भैया कानूनी बहुत झंझट है, कंपनीज एक्ट के हिसाब से सब कुछ करना पड़ता है, प्रॉफिट भी डिविडेंड भी हर एक कुछ कंपनीज एक्ट के हिसाब से चलते हैं। कम्युनिकेशन एज वेल एज अप्रूवल ऑफ वेरियस प्रपोजल टू टॉप मिडिल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट मे कॉज डिलेज, क्योंकि भैया यहाँ के कंपनी के अंदर टॉप पे भी मैनेजमेंट में लोग होते हैं, मिडिल में भी होते हैं और लोअर में भी होते हैं। सबसे ऊपर वाला मैनेजर जिसको सीईओ बोला जाता है, उसके बाद छोटे छोटे मैनेजर बहुत सारे, तो कोई भी काम हमें कराना होता है ना, तो वो काम नीचे से चलता है, तो हम लोग ऊपर वाले मैनेजर को बोलते हैं, वो उसके ऊपर वाले को, वो उसके ऊपर वाले को, यार तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है किसी भी डिसीजन को लेने में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेयर होल्डर्स हु आर द ओनर्स, ओनर हैव मिनिमम इन्फ्लुएंस इन द टर्म ऑफ कंट्रोलिंग और रनिंग द बिजनेस। आपने शेयर्स लेके छोड़ दिए, कंट्रोल ये बिजनेस को चला कौन रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो चला रहे हैं, तो आपके पास एक तरीके से इन्फ्लुएंस कम हो गया ना थोड़ा, क्योंकि आप बिजनेस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, कंट्रोल कर रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है जी। अब कंपनी के टाइप क्या होती है? पहली कंपनी प्राइवेट कंपनी होती है। अपनी प्राइवेट कंपनी मतलब एक कंपनी जो अपने शेयर को फुल्ली या फिर फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं बना सकती। जैसे प्राइवेट कंपनी के शेयर्स मार्केट में बेचे और खरीदे नहीं जा सकते, स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं किए जा सकते। प्राइवेट कंपनी का मतलब हो गया कि कुछ एक ग्रुप ने कंपनी बनाई है, अब इस शेयर को बेचने खरीदने के लिए इस कंपनी की परमिशन लेनी पड़ेगी। जब परमिशन लेनी पड़ेगी तो फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं हुए। पब्लिक कंपनी के केस में शेयर्स फ्रीली बेचे और खरीदे जा सकते हैं स्टॉक मार्केट में, जो लोग करते भी है। अच्छा, इसके बाद इसमें मिनिमम 2 ही मेंबर चाहिए। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर चाहिए, लेकिन मैक्सिमम मेंबर 200 है। इसके बाद इसमें पब्लिक से पैसा नहीं मांगा जा सकता। नाम से पता चला है प्राइवेट कंपनियां पब्लिक से पैसा नहीं मांग सकते। आप केवल कुछ चुनिंदा लोगों से पैसा मांग सकते हो, या तो जो आपकी फैमिली के हो, या आपके फ्रेंड्स हो, या जिनसे आप पैसा मांगो और वो देने के लिए तैयार हो जाए। आप पब्लिकली सबसे पैसा नहीं मांग सकते, चुनिंदा लोगों से ही मांग सकते हो। इनके पास मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए होनी चाहिए। ये पहले हुआ करता था, अभी कट चुका है पॉइंट, अब ये पॉइंट हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। पब्लिक कंपनी का मतलब क्या होता है? पब्लिक कंपनी जो प्राइवेट कंपनी ना हो, मतलब जिसके शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल हो सकते हो, जिसमें मिनिमम 7 मेंबर हो, मैक्सिमम मेंबर में कोई लिमिट ना हो। बेटा मैक्सिमम मेंबर में कोई भी लिमिट जिसमें ना हो, उसको बोलते हैं पब्लिक कंपनी। और आगे नो रिस्ट्रिक्शन ऑन इनवाइटिंग पब्लिक टू सब्सक्राइब देयर शेयर्स एंड डिबेंचर, मतलब ये पब्लिक से पैसा कैसे भी मांग सकते हैं, शेयर बेच के भी और डिबेंचर बेच के भी। डिबेंचर बेचने का मतलब क्या हो गया? लोन भी ले सकते हैं पब्लिक से। आगे हैज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन इनवाइटिंग पब्लिक टू सब्सक्राइब द पब्लिक डिपॉजिट, ये ऐसा भी कर सकते हैं, बैंक की तरह भी एक्ट कर सकते हैं और पब्लिक से बोल सकते हैं कि आप हमारे यहाँ पे पैसा डिपॉजिट करा दीजिए, मतलब सेव करके रख दो हमारे पास पैसा, ये भी बोल सकते हैं लोग कंपनी वाले, पब्लिक कंपनी वाले से। प्राइवेट कंपनी वाले ये नहीं कर सकते। इसके बाद मिनिमम पेड अप कैपिटल और 5 लाख पहले हुआ करती थी, आगे डिलीट हो गई है। डिफरेंस पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में बहुत सिंपल है। पब्लिक कंपनी जो पब्लिकली ट्रेड होती है, प्राइवेट कंपनी जो प्राइवेटली ट्रेड होती है। मिनिमम मेंबर इसमें 7 होते हैं, इसमें 2 होते हैं। इसमें मैक्सिमम मेंबर की कोई लिमिट नहीं है, इसमें 200 है। इसमें डायरेक्टर मिनिमम 3 चाहिए होते हैं। बिजनेस को चलाने वाले बीओडी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 3 मिनिमम चाहिए पब्लिक कंपनी में। प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर चाहिए केवल मिनिमम। इसके लास्ट में क्या लगाया जाता है? लिमिटेड। जैसे मेरी पब्लिक कंपनी होगी तो मैं लिखूंगा सचिन लिमिटेड, अगर मेरी प्राइवेट कंपनी होगी तो मैं लिखूंगा सचिन प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट लगाऊंगा पीवीटी, ओके, प्राइवेट लिमिटेड। मीटिंग करना इसमें कंपलसरी होता है, इसमें ऑप्शनल है, मीटिंग करो तो ठीक है, नहीं करो तो ठीक है, क्योंकि सारे जानने वाले लोग हैं। इसमें कंपलसरी क्यों? क्योंकि ज्यादातर पब्लिक के लोग हैं, तो पब्लिक को बताना जरूरी है। प्रोस्पेक्टस मतलब एक तरीके से आप मान लो एक फॉर्म जो ये बताता है कि कंपनी क्या करती क्या नहीं करती। आज आप पब्लिक से पैसा मांगने जाओगे तो आप प्रोस्पेक्टस दिखाओगे ना उसको, प्रोस्पेक्टस में ये लिखा होगा कंपनी क्या करती क्या नहीं करती, तो ही पब्लिक आपको पैसा देगी, क्योंकि वो आपको पर्सनली तो नहीं जानती ना। लेकिन प्राइवेट कंपनी के अंदर लोग आपको पर्सनली जानते हैं, इसलिए रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। लेकिन चाहे तो प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस इश्यू कर सकती है, लेकिन रिक्वायर्ड नहीं है, कंपलसरी नहीं है। इसमें कंपलसरी है क्योंकि लोग आपको जानते नहीं है, तो इसी पर्चे पे डिपेंड होगा कि वो आपकी कंपनी में पैसा लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। सर ये पर्चा कहाँ डाला जाता है? न्यूज़पेपर में निकलवा दिया जाता है यार। न्यूज़पेपर में लोग देख लेते हैं कि कंपनी क्या करती क्या नहीं करती, फिर पैसा लगाते हैं। प्राइवेट कंपनी में जरूरत नहीं है, क्योंकि पर्सनली आप सबको बोलोगे ना पहले तो, यार हमारी कंपनी ये करती है वो करती है, पर्सनली मिलोगे जब तो वो पैसा लगाएंगे। अच्छा, पब्लिक पैसा लगा सकती है, इसमें अलाउ है, इसमें अलाउ नहीं है। ट्रांसफर कर सकती है पब्लिक शेयर, हाँ फ्रीली कर सकते हैं। जैसे मेरे पास शेयर है तो मैं किसी को भी भेज दूंगा, कंपनी को कोई मतलब नहीं है उससे। प्राइवेट कंपनी में अलाउ नहीं है। अगर मेरे को शेयर बेचना होगा प्राइवेट कंपनी का, तो मैं एक तो फ्रीली नहीं बेच सकता, बहुत लंबी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, फिर ही बेच पाऊंगा, तो इसमें तो नॉट अलाउड है। इसके बाद तीसरी टाइप ऑफ कंपनी हमारे पास है 1 पर्सन कंपनी। बेटा उसे भी हमें देखना है, फटाफट उसे भी देख लेते हैं।
1% कंपनी भी देख लेते हैं, फिर खत्म करेंगे अपना पूरा चैप्टर। 1% कंपनी बोले तो एक आदमी की कंपनी। एक आदमी की कंपनी मतलब है तो कंपनी, लेकिन एक ही आदमी चला रहा है। सर ये तो हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में पढ़ा था। हाँ, तो सोल प्रोप्राइटरशिप ही है ये, लेकिन इसमें बस आप सोल प्रोप्राइटरशिप में मेरिट्स ऑफ कंपनी जोड़ दो, मेरिट्स ऑफ कंपनी जोड़ दो, और डीमेरिट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप को हटा दो। मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप की सबसे बड़ी कमी ये थी कि बिजनेस और ओनर एक ही बंदा था। बिजनेस और ओनर कह रहा हूँ, हाँ, तो बिजनेस भी वही है यार, ओनर भी वही है, तो दोनों को एक ही माना जाता है। तो सही तो बोला है मैंने। अब कंपनी जो है हमारी, उसके अंदर ऐसा नहीं होता, कंपनी चलती रहती है, चाहे ओनर मर जाए, पागल हो जाए, जेल चला जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब 1% कंपनी मतलब एक ही इंसान चलाएगा, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में चलाया जा रहा था, चलाएगा एक ही इंसान। लेकिन अब यहाँ पे फायदा ये है कि अगर उस इंसान को कुछ हो जाता है तो वो कंपनी तो बंद होगी, लेकिन लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड ही रहेगी, उसकी लिमिटेड रहेगी। और एक चीज और, अगर वो इंसान मर जाता है, पागल हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो इस सिनेरियो में यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया नॉमिनी का, कि अगर उसको कुछ हो जाता है तो नॉमिनी वो एक इंसान को बना सकता है जो उसके मरने के बाद इस कंपनी को चलाएगा। तो पॉसिबिलिटी है कि कंपनी उसके मरने के बाद भी चले। ठीक है, चलो अब हम लोग पढ़ भी लेते हैं, मोटी मोटी बातें तो मैंने आपको बताई दी। ओपीसी बोलते हैं शॉर्ट में, 1% कंपनी रेफर्स टू अ कंपनी व्हिच हैज ओनली 1% एज अ मेंबर ऑन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। ये ओपीसी एक प्राइवेट कंपनी होती है, तो ऑब्वियसली बात है ये एक जो शेयर्स है हमारे, ये पब्लिकली बेच नहीं सकती अपने। ठीक है, इट हैज बीन इंट्रोड्यूस विद द कंपनी एक्ट 2013। 2013 से पहले नहीं थी। ओनली वन शेयर होल्डर और मेंबर इज देयर, एक ही शेयर होल्डर है, एक ही मेंबर है, जो भी बोल लो एक ही है वो बंदा। ओनली अ नेचुरल पर्सन एंड इंडियन सिटीजन हु इज रेजिडेंट इन इंडिया कैन फॉर्म ओपीसी। मतलब अगर आपको ओपीसी बनानी है तो आप पहली बात तो भारत के नागरिक और रिहाइश होनी चाहिए, मतलब आप यहाँ रहने चाहिए। ठीक है, इसके बाद ये हो गया, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन वन ओपीसी और बिकम नॉमिनी इन मोर देन वन ओपीसी। मतलब आप एक से ज्यादा ओपीसी नहीं बना सकते। जैसे मैंने एक ओपीसी बना ली, सचिन ओपीसी, तो सचिन ओपीसी मैंने बना ली, तो अब मैं दूसरी नहीं बना सकता। ठीक है, ना मैं किसी और ओपीसी में नॉमिनी बन सकता, तो मैं एक ही ओपीसी बना सकता हूँ और एक ही ओपीसी में नॉमिनी बन सकता हूँ, क्योंकि ये 1% कंपनी है, तो आप दूसरी नहीं बना सकते। ठीक है जी, इसके बाद नो माइनर शैल बिकम द मेंबर और द नॉमिनी ऑफ द ओपीसी। माइनर ना ही मेंबर बन सकता, ना ही नॉमिनी बन सकता। ठीक है, नो ओपीसी कैन कन्वर्ट इटसेल्फ वॉलंटरी टू अनदर फॉर्म ऑफ कंपनी बिफोर 2 years। मतलब अगर मैंने ओपीसी बना ली तो क्या मैं इसको प्राइवेट कंपनी में बदल सकता हूँ? आंसर इज नो। 2 साल से पहले आप नहीं कर सकते ये काम। लेकिन 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 अगर आपने टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा कर लिया, 2 करोड़ से टर्नओवर ही ज्यादा कर लिया, बहुत माल बेच दिया, 2 करोड़ से ज्यादा का बेच दिया, तो आपको कंपलसरी अपने आप को कन्वर्ट करना पड़ेगा एक कंपनी में। कंपनी तो हम अभी भी हैं, प्राइवेट कंपनी में आप करोगे कन्वर्ट, ऑब्वियसली बात है। अगर आपने 2 करोड़ से ज्यादा का माल बेच दिया, मतलब सेल कर दिया, टर्नओवर मतलब सेल्स, या तो आपके पास जो कैपिटल है वो 50 लाख रुपए से ज्यादा हो गई, दोनों में से कुछ भी हो जाएगा, तो आपको कंपलसरी कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने आप को एक कंपनी में। ठीक है, अब हम लोग आगे फॉर्मेशन ऑफ कंपनी पे, कि कंपनी बनाई कैसे जाती है। सबसे पहला स्टेप 1, प्रमोशन, द फर्स्ट स्टेप इन द स्टार्टिंग ऑफ अ कंपनी। अब डिटेल में समझो कंपनी कैसे बनाते हैं। प्रमोशन इन द बिजनेस हैपेंस टू द प्रोसेस वेयर द इनिशियल प्रमोटर, प्रमोटर मतलब जो कंपनी को बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं, उसको प्रमोटर बोलते हैं, conceives a business opportunity and takes proactive steps to form the company. Promoter is the typically an individual or group that initiate the idea and set the foundation for the company's formation. मान लो 4 लोगों ने मिलकर सोचा कि यार हम कंपनी बनाते हैं, तो उन 4 लोगों को प्रमोटर बोला जाता है। प्रमोटर काम क्या करते हैं? बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखते हैं, उसके बाद एनालिसिस करते हैं क्या ये काम चलेगा नहीं चलेगा। अगर उनको लगता है काम चलेगा तो फिर देखते हैं कि हमें कंपनी का जो नाम रखना है क्या वो नाम अवेलेबल है नहीं है। कंपनी का नाम अवेलेबल होना चाहिए पहली बात तो। इसको कहां से अवेलेबल कराया जाता है? आरओसी के द्वारा। जैसे मैंने सोचा है मेरा नाम रखूंगा मैं कंपनी का सचिन क्लासेस, तो मुझे देखना पड़ेगा क्या इस नाम की कोई और कंपनी तो नहीं है, अगर होगी तो फिर मैं ये नाम नहीं ले सकता। पहले मैंने आइडिया सोचा, ये देखा वो चलेगा नहीं चलेगा, उसके बाद मैंने ये देखा कि वो नाम अवेलेबल है जो मुझे चाहिए नहीं चाहिए, तो मैं ऐसा कैसे चेक कर पाऊंगा? आरओसी के पास जाके एक फॉर्म भरूंगा, वो मुझे बताएंगे नाम अवेलेबल है कि नहीं है। ठीक है, नाम अवेलेबल हो गया, उसके बाद मैं देखूंगा कंपनी के डायरेक्टर किनको बनना है। 4 प्रमोटर में से अगर कोई चाहता है डायरेक्टर बनना तो वो डायरेक्टर बन जाएगा, अभी ही डिसाइड होगा वो। इसके बाद अगर हमें किसी की जरूरत है जो कि पड़ेगी, मैंने बताया कंपनी को बनाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, तो मैंने किसी सीएमए को हायर कर लिया जो मुझे कंपनी को फॉर्म करने में मदद कर रहा है। वो सारे के पेपर बनवा रहा है, मेरे प्रोस्पेक्टस बनवा रहा है, फाइल बहुत सारी जाती है जो प्रूफ जाते हैं, फॉर्म जाते हैं, गवर्नमेंट सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कंप्लायंस वाली वो पूरी करवा रहा है मेरी। तो मैंने प्रोफेशनल को एंगेज किया, मतलब अपने साथ मिलाया, काम पे रखा।
इसके बाद प्रिपेयरिंग एसेंशियल लीगल डॉक्यूमेंट, जब वो बंदा आ जाएगा, सीएमए आ जाएगा, तो वो लीगल डॉक्यूमेंट बना के देगा आपको। सीएमए, सीएस या लॉयर किसी को भी हायर कर सकते हैं, ये सब यही काम करते हैं। वो दो डॉक्यूमेंट जो मेन इंपॉर्टेंट होते हैं, जो ये बनवाने में आपकी मदद करेंगे, वो है एमओए और एओए। एमओए का मतलब क्या है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये दोनों के दोनों वाइटल डॉक्यूमेंट है कंपनी फॉर्मेशन में। होते क्या है अभी हम लोग देखेंगे, और भी डॉक्यूमेंट होते हैं जो जरूरी होते हैं, लेकिन ये वाइटल है। ये दोनों आके सीएमए, सीएस या लॉयर बनवाएंगे आपसे। अच्छा, इनकॉर्पोरेशन, इसके बाद पहला हमने कौन सा स्टेप देखा? प्रमोशन। उसके बाद हमारा स्टेप है इनकॉर्पोरेशन। हमारे सारे पेपर रेडी हो गए, तो हम लोग आरओसी के पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास, एक ऐसा ऑफिस जो कंपनियां ही बनाता है, जाएंगे, एप्लीकेशन जमा करेंगे कि भैया ये हमारे कागज हैं, प्लीज हमारी कंपनी को फॉर्म कर दीजिए, लो पैसे, फीस भी दे देंगे। ठीक है, अब हम लोग डॉक्यूमेंट समझ लेते हैं कि होते क्या है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? एमओए, जिसे हम शॉर्ट में बोल रहे हैं। डॉक्यूमेंट आउटलाइंस द कंपनीज ऑब्जेक्टिव एंड इट डिफाइंस द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। अच्छा जी, तो मतलब कंपनी क्यों बनाई जा रही है ये बताएंगे, और वो उस काम को पूरा करने के लिए क्या क्या करने वाली है ये भी हम बताएंगे अपने एमओए में। ऑब्जेक्टिव का मतलब कंपनी क्यों बनाई जा रही है, हम उनको ये बताएंगे। इसलिए मैंने बोला था कि कंपनी में कोई भी सीक्रेसी नहीं है, क्योंकि आप तो ये सबसे पहले ही बता रहे हो कि कंपनी क्यों बना रहे हो, तो आपको बहुत डिटेल में, बहुत छोटा लग रहा है लेकिन बहुत डिटेल में बताना पड़ता है कि कंपनी क्या करेगी। सर अगर हमने नहीं बताया और हमने कुछ ऐसा काम किया जो हमारे एमओए में नहीं लिखा था, तो क्या होगा? तो भैया आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है, समझे? एमओए के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिसको क्लॉजेस बोला जाता है। मेजोरिटी जो क्लॉजेस हैं वो आपको ये याद रखने हैं, जिसके बारे में नीचे लिखा हुआ है। नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज। नेम क्लॉज मतलब क्या नाम होगा आपकी कंपनी का। सेकंड, आपका ऑफिस कहां होगा बेटा? ऑफिस, ऑफिस रजिस्टर्ड ऑफिस, ब्रांच नहीं, रजिस्टर्ड ऑफिस। एक रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, उसके बाद कितना ऑफिस खोल लो। ऑब्जेक्टिव क्लॉज, इसमें आपको बताना पड़ेगा आप बेटा करोगे क्या, क्यों बना रहे हो कंपनी को। लायबिलिटी क्लॉज, किस पार्ट अपने मेंबर की, शेयर होल्डर की कितनी लायबिलिटी है। अगर कोई सा ऐसा मेंबर है जो स्पेसिफिकली किसी चीज के लिए लायबल है, तो आप यहाँ पे लिखोगे। इसके बाद कैपिटल क्लॉज, जो भी शेयर होल्डर या प्रमोटर है, हमारे प्रमोटर है ना शुरू वाले, तो जिन्होंने पैसा लगाया शुरू में, तो उन्होंने कितना कितना पैसा लगाया है वो भी आपको बताना पड़ेगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट आता है एओए, इंटरनल रूल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, एंड आर्टिकल डिफाइन द ड्यूटीज, राइट्स, पावर्स ऑफ द ऑफिसर्स एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब एक तरीके से आप समझ लो कि एमओए जो है वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव बताता है कि कंपनी क्या करेगी, कंपनी करेगी क्या, और एओए इंटरनल बातें बताता है कि कौन क्या करेगा, इस काम को कैसे पूरा किया जाएगा। ये इंटरनल रूल्स हैं, इंटरनल रूल्स हैं एओए के। तो कंपनी में जो भी काम होगा वो एओए के हिसाब से होगा। जैसे द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स, कितने शेयर्स वो इशू कर सकते हैं, कौन कौन से शेयर्स इशू कर सकते हैं। मतलब दो तरीके के शेयर होते हैं, एक तो इक्विटी होते हैं और एक प्रेफरेंस होते हैं। अभी हमें इसे जानना जरूरी नहीं है, अभी के लिए मान लेते हैं कि दो तरीके के होते हैं। अब इनमें से कौन से और कितने कितने आप इशू करोगे, ये एओए में लिमिट लिखी रहेगी। राइट ऑफ ईच क्लास ऑफ शेयर होल्डर, अगर आप इक्विटी शेयर खरीदते हो तो आपको क्या क्या अधिकार मिलेंगे, ये भी इसमें लिखा रहेगा। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे रूल लिखे रहेंगे, मतलब जितने भी रूल होते हैं, जितने भी रूल हमारे पास हैं टोटल, वो सारे के सारे रूल्स आपको एओए के अंदर मिलेंगे। तो आपको पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखो कि इंटरनल रूल्स जो होते हैं वो एओए में मिलते हैं हमें, और एओए ही हमें बताता है कि हमें इंटरनली क्या करना अलाउड है और क्या करना अलाउड नहीं है। अगर आपने ऐसा कोई भी काम किया जो एओए के बाहर था, तो उस काम को अल्ट्रा वायरस बोला जाता है। अल्ट्रा वायरस मतलब जिसके ऊपर कंपनी की लायबिलिटी नहीं आती, उसी बंदे की लायबिलिटी आती है जिसने एओए से बाहर जाके वो काम किया। अच्छा, इसमें ये भी लिखा रहता है कि कंपनी जब बंद होगी तो किस तरह बंद होगी, समझे? तो इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन सारी एओए में। एमओए में आएगा कि कंपनी का नाम क्या है, ऑफिस कहाँ है, तो आप इसको अच्छे से याद रखना। शॉर्ट में बोलते हैं मोआ और एओ, मोआ और एया, आपका याद रखना है आपको। ठीक है, हमारी ये दोनों पॉइंट हो गए, एमओए और एओए। एओए में टेबल होती है, जैसे एओए बनाना काफी कठिन काम है, तो सरकार ने बोला कि हम लोग आपको ना बाय डिफॉल्ट एक फॉर्मेट देते हैं, वो फॉर्मेट हम लोग सबके लिए अलग अलग देंगे। वो फॉर्मेट जो देंगे उसको बोलेंगे टेबल। फॉर्मेट जहां पे देंगे उनको क्या बोलेंगे, टेबल्स बोलेंगे। अब टेबल नंबर एफ है, ए फॉर अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। अगर एक कंपनी ऐसी है जिसमें लायबिलिटी लिमिटेड है बाय शेयर, ठीक है, बस अभी हमें नाम याद रखना है कि टेबल एफ कहां लगती है, जहां पे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर होती है। ये पूछा जा सकता है टेबल के बारे में, इसलिए दिया है। अच्छा, टेबल जी कहां लगती है, जहां पे कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, ओके। टेबल एच कहां लगती है, जहां पे कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट अ शेयर कैपिटल है, ओके। टेबल आई और टेबल जे, वैसे हमारे लिए मेन जो है टेबल एफ है,
टेबल एफ ही हमारे लिए काम की है। अगर पेपर में आएगी तो नॉर्मल कंपनी के लिए टेबल एफ लगाई जाती है। तो अगर कोई कंपनी एओए नहीं बनाना चाहती तो सरकार बोलती है लो भैया टेबल एफ ये हमने ऑटोमेटिकली आपके लिए बना रखी है, इसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हैं जो जनरली हर कंपनी में होते हैं। अगर आपको कोई चीज चेंज करनी है तो आप काट सकते हैं, तो उसको बोलते हैं टेबल एफ। हर कंपनी के लिए सरकार ने अलग टेबल दी है। टेबल एफ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने आपकी इंफॉर्मेशन के लिए GHI और जे भी दे रखा है। हालांकि आपको उसको पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है, फिर भी आप याद रख लेना क्योंकि पेपर के अंदर टेबल एफ के साथ साथ बाकी भी आएंगी, तो आपको पता होना चाहिए सही वाली कौन सी है। अब MOA और AOA के अंदर डिफरेंस क्या है वो हमें पता होने चाहिए। MOA क्या करता है, कंपनीज ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स या प्रोस्पेक्ट्स बताता है कि कंपनी आगे जाके क्या करने वाली है। OA क्या बताता है, रूल बताता है अचीविंग दोज ऑब्जेक्टिव। तो जो हम लोग काम करेंगे वो कैसे कर पाएंगे, कैसे अचीव करेंगे, उनके रूल्स क्या होंगे वो AOA बताएगा। ये प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट है, प्राइमरी डॉक्यूमेंट है, ये सब्सिडी डॉक्यूमेंट है। मतलब पहले MOA दिया जाएगा, ऑब्वियसली बात है, जिसमें नेम लिखा रहेगा, ऑब्जेक्ट लिखा रहेगा, तो वो तो पहले दिया जाएगा। फिर AOA दिया जाएगा, है दोनों प्राइमरी, लेकिन पहले MOA दिया जाएगा फिर AOA दिया जाएगा। अगर दोनों में देखा जाए तो MOA ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वैलिडिटी, एक्टिविटीज बियॉन्ड द MOA आर वॉइड। मतलब इसके बाहर अगर आपने कोई एक्टिविटी के लिए, मतलब मैंने काम में नहीं बताया था कि मैं ये काम करूंगा, फिर भी मैंने वो काम कर दिया तो वो वॉइड हो जाएगा। मतलब उसके लिए आप कंपनी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, वही इंसान जिम्मेदार होगा जो वो काम करेगा। एक्टिविटी बियॉन्ड AOA आर ऑल्सो वॉइड बट रेक्टिफिकेशन इज पॉसिबल। एओए के बारे अगर आपने रूल तोड़ के कोई काम किया तो ठीक है, लेकिन फिर मीटिंग होगी, मीटिंग में देखा जाएगा क्या हम उसको सही कर सकते हैं नहीं कर सकते, इसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। तो रेक्टिफिकेशन पॉसिबल है, लेकिन एमओए के काम जो आपने किया ऑब्जेक्टिव से बाहर जाके वो पॉसिबल नहीं है। रूल तो नए भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन एमओए में जो ऑब्जेक्टिव लिख दिए वो नहीं बदले जा सकते। अगर बदलना है तो फिर आपको एक लंबी प्रोसेस से दोबारा जाना पड़ेगा एमओए अपडेट कराने के लिए। अच्छा, डिफेंस रिलेशनशिप विद आउटसाइडर, तो एमओए आउटसाइडर्स के लिए होता है, आउटसाइडर देखेंगे कि भैया ये कंपनी काम करती है। अच्छा, एओए क्या होता है, इंटरनल होता है, इंटरनल होता है, इंटरनली पता चलेगा कि हमें कैसे काम करना है। तो एक आउटसाइडर के लिए, एक इनसाइडर्स के लिए। नेसेसरी फॉर कंपनी रजिस्ट्रेशन, ये भी नेसेसरी है, लेकिन नेसेसरी फॉर प्राइवेट कंपनी बट नॉट ऑलवेज फॉर पब्लिक कंपनी। ये इसलिए ऐसा लिखा हुआ है कि अगर पब्लिक कंपनी एओए नहीं बनाना चाहती तो सीधा सीधा टेबल ऐप कॉपी पेस्ट कर सकती है, तो उनके लिए नेसेसरी ज्यादा नहीं है। ऑल्टरेशन मतलब बदलना काफी मुश्किल है, लेकिन किया जा सकता है, कोर्ट का अप्रूवल लगेगा अगर आपको एमओए में कोई बदलाव करना है। इजियर टू ऑल्टर, आसान है किसके मुकाबले, एमओए के मुकाबले। मुश्किल ये भी है लेकिन एमओए के मुकाबले आसान है। क्यों? क्योंकि ये मीटिंग के द्वारा बदला जा सकता है एओए में, क्योंकि इंटरनल रूल है ना, तो एक शेयर होल्डर्स मीटिंग रखेंगे अपनी, उसमें इसको बदल सकते हैं। ठीक है जी, हमने यहाँ पे सारी चीजें देख ली। ओके, ठीक है। अच्छा, हमने पहला स्टेप देखा कि हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट हमने जमा कर दिए, स्टेप 2 भी हमने देख लिया, इनकॉर्पोरेशन। इसके बाद स्टेप नंबर 3 अपने पास क्या है, स्टेटमेंट ऑफ ऑथराइज कैपिटल। कंपनी को ये बताना पड़ेगा कि उनको कितने पैसे मांगने हैं पब्लिक से, अगर वो पब्लिक कंपनी है। प्राइवेट कंपनी है तो उसे ये बताना पड़ेगा वो प्राइवेट लोगों से कितने पैसे मांगेगा। इसको बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल, कि एक कंपनी अपने लाइफ टाइम में पैसा कितना रेज कर सकती है, मांग सकती है, तो इसकी स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट द कंपनी कैन रेज फ्रॉम शेयर होल्डर्स, ठीक है। कॉन्सेंट ऑफ प्रपोज डायरेक्टर्स, अब मैंने बोला 4 प्रमोटर में से 2 डायरेक्टर बनने के इच्छुक हैं, तो उनसे ये बात कागज में लिखवाओ ना कि हम इच्छुक हैं डायरेक्टर बनने के लिए। उनसे बोलो कि आप कागज पे लिखो भाई, आप इच्छुक हो डायरेक्टर बनने के लिए, ये बात आप कागज पे लिखो, तो वो बात कागज पे लिख देंगे जब भी मानी जाएगी। इसके बाद अग्रीमेंट विद प्रपोज मैनेजिंग डायरेक्टर। अब डायरेक्टर में से भी एक एमडी बनता है, मैनेजिंग डायरेक्टर, जो बेसिकली एक मेन डायरेक्टर होता है। अगर कंपनी मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट करती है तो उसका अग्रीमेंट अलग से बनाया जाता है, अगर एमडी का अपॉइंट नहीं कर रही तो कोई जरूरत नहीं बनाने की। इसके बाद स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन क्या होती है कि हमने सारी लीगल फॉर्मेलिटी पूरी कर ली है, हमने सारा का सारा काम कंप्लीट कर दिया है, अब इसको आपको साइन कराना पड़ेगा एक सीएमए से या सीए से या सीएस से या लॉयर से। वो देखेंगे, चेक करेंगे कि आपके जितने पेपर हैं वो सही है नहीं है, फिर वो साइन करेंगे कि स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन इनकी कंप्लीट है। वो साइन करेंगे, आप साइन करेंगे, मतलब जो कंपनी बना रहा है, तो जाके जमा होगा। इसके बाद आप कुछ फीस देंगे, फिर रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी आरओसी वेरीफाई करेगा, सब कुछ सही रहा तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा, अगर कोई भी गलती नहीं हुई ऊपर किसी भी स्टेप में। तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को हम लोग बर्थ सर्टिफिकेट बोलते हैं कंपनी का। जिस दिन ये मिलेगा उस दिन से कंपनी पैदा हो जाएगी और कंपनी अपने नाम पे सारे काम कर पाएगी। तीसरी चीज, जब हमने पहली चीज बनाई, प्रमोशन किया,
दूसरा हमने क्या किया, इनकॉर्पोरेशन किया। तीसरा हमने काम किया ऑथराइज शेयर कैपिटल का स्टेटमेंट जमा कराया। चौथा प्रपोज डायरेक्टर्स की कंसर्न ली। पांचवा एग्रीमेंट करवाया एमडी अगर है तो उसके साथ। छठा स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन दी। सातवीं फीस दे दी। आठवीं रजिस्ट्रार की वेरिफिकेशन करा ली। इसके बाद हमें सब्सक्रिप्शन भी चाहिए, रेजिंग द कैपिटल, मतलब अब हम लोग लोगों से पैसा मांगने के लिए रेडी हैं। प्राइवेट कंपनी रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद पैसा मांग सकती है, क्योंकि वो पब्लिक से नहीं मांगती ना, तो प्राइवेट कंपनी अपने लोगों से पैसा मांगती है, तो रजिस्ट्रेशन होते ही तुरंत मांग सकती है। लेकिन पब्लिक कंपनी को पैसा रेज करने के लिए बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा, जब भी पैसा मांग सकती है। तो पब्लिक कंपनी एक डॉक्यूमेंट इशू करेगी, प्रोस्पेक्टस, मैंने आपको ऊपर भी बताया था, जो क्या होगा, एक इन्विटेशन होगा, एक फॉर्म होगा, जो पब्लिक कंपनी को बताएगी कि कंपनी क्या करती है, सॉरी पब्लिक को बताएगी कि कंपनी क्या करती है क्या नहीं करती। उसके बाद ही जाके वो पैसा लगाएंगे आपकी कंपनी में। प्राइवेट कंपनी वालों को मैंडेटरी नहीं है प्रोस्पेक्टस इशू करना, लेकिन अगर वो चाहें, मैं बोल रहा हूँ चाहें, ठीक है, अगर वो चाहें तो प्रोस्पेक्टस इशू कर सकते हैं। लेकिन प्रोस्पेक्टस नॉर्मल वाला इशू नहीं करेंगे, स्पेशल करेंगे, क्योंकि प्राइवेट कंपनी है। उसको बोलेंगे स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस बोलेंगे, जो प्राइवेट कंपनी जमा कराएगी। प्रोस्पेक्टस में होता क्या क्या है, कंपनी का नाम, लिस्टेड ऑफिस, मेन ऑब्जेक्टिव, वही एमओए वाले जो काम आप करोगे, ठीक है। इसके बाद कितने शेयर्स आप देना चाहते हो पब्लिक को, कितने शेयर्स आप मतलब बेसिकली बेचना चाहते हो। जैसे मान लो मेरी ऑथराइज शेयर कैपिटल 50 लाख रुपए की, मैंने आरओसी से बोला कि मुझे 50 लाख रुपए चाहिए साहब, 50 लाख रुपए चाहिए काम चलाने के लिए। उन्होंने बोला चल भाई ले ले, तो ऑथराइज शेयर कैपिटल तेरी ये हो गई। लेकिन मैंने पब्लिक से केवल 10 लाख रुपए मांगे, ऐसा भी तो हो सकता है, हाँ सर हो सकता है। इसके बाद मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिक्वायरमेंट, हालांकि ये तो कंपनी को बताने की जरूरत अब नहीं है, पहले हुआ करती थी। अब सेबी ने एक रूल बना दिया। सर सेबी कौन है, मैं बताता हूं यहाँ पे, देखिए सेबी है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जब तक आप कंपनी बना रहे हो, तो कंपनी बनाने तक तो आरओसी का गेम है सारा। कंपनी बन जाएगी, जब आप पब्लिक से पैसा मांगने जाओगे तो सेबी आएगा। सेबी इज द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जब भी आप शेयर इशू करोगे एज अ पब्लिक कंपनी, तो सेबी के रूल्स भी आपको पूरे करने पड़ेंगे। सेबी ये बोलता है कि जब भी आपने कोई भी पैसा मांगा लोगों से, तो आपको सबसे पहली बात तो समझ लो, अगर मैंने 10 लाख रुपए लोगों से मांगे पब्लिक से, और पब्लिक ने मेरे को केवल 8 लाख रुपए दिए, तो मैं इनको शेयर भी अलॉट नहीं करूंगा 8 लाख वालों को भी। सेबी ने बोला है कि जितना पैसा आपने मांगा एटलीस्ट उसका 90% आपको मिलना ही चाहिए। अगर उससे कम मिलता है तो आपको सबके पैसे वापस करने पड़ेंगे, ठीक है। अब ये काम हम कैसे करें यार, बहुत सारी कंपनियां तो इसमें फेल हो जाती होंगी, तो इसीलिए ही हम लोग प्रोफेशनल को हायर करते हैं, बैंकर को हायर करते हैं, कि हम जो पैसा जो मांग रहे हैं वो किस बैंक अकाउंट में आएगा, तो वो बैंकर देखता है कि भाई पैसा आया, इनके अकाउंट में डाल दिया जाएगा पूरा। ब्रोकर, अब ब्रोकर कौन होता है, जो हमारे शेयर्स बिकवाता है। ब्रोकर शेयर्स बिकवाता है, क्योंकि हमें 90% का टारगेट पूरा करना है। अगर मान लो मैंने 10 लाख रुपए के शेयर इशू करे, और मेरी जो एप्लीकेशन आई वो 9 लाख रुपए तो मिनिमम आनी चाहिए, लेकिन मान लो 8,99,000 रुपए, 9 से 99 रुपए भी आए, 1 रुपए भी कम हुआ, तो मुझे सबके पैसे वापस करने पड़ेंगे। क्या मैं अपने आप से इसमें पैसे डाल सकता हूँ? नहीं, मैं खुद अपने नाम पे पैसे डाल ही नहीं सकता, किसी और को डालना पड़ेगा। तो आपको एक बात समझनी है कि इसके लिए हम लोग ब्रोकर को हायर करते हैं, जो हमारे शेयर्स बिकवाए, उसको बोलते हैं ब्रोकर, ठीक है जी, ओके। ब्रोकर कमीशन लेता है, अपनी चले जाता है। इसके बाद एक बंदा और होता है अंडर राइटर। अंडर राइटर क्या करता है, ब्रोकर के जैसा ही काम करता है, लेकिन अंडर राइटर एक स्टेप आगे चला जाता है। वो बोलता है कि मैं 90% आपका कंप्लीट कराऊंगा ही कराऊंगा, नहीं होगा तो जितने से कम होगा उतने शेयर मैं अपने नाम से परचेज कर लूंगा। समझे आप? जैसे मान लो आपने 10 लाख के शेयर इशू करे, ठीक है, और आपके पास एप्लीकेशन खाली 8 लाख की आई, तो अगर ब्रोकर होगा तो बोलेगा भैया आप हाथ जुड़वा लो, मैंने तो बेचने की कोशिश करी, बिका नहीं। लेकिन अगर वो अंडर राइटर होगा तो बोलेगा कोई बात नहीं, 1 लाख के शेयर कम पड़ रहे ना, 1 लाख के शेयर मैं अपने नाम में परचेज कर लेता हूँ। अंडर राइटर इसके लिए कमीशन भी लेगा, लेकिन ये 1 लाख रुपए आपको नहीं देने पड़ेंगे उसको, क्योंकि उसको कमीशन आप पहले ही दे चुके हो। तो अगर ऐसा होता है कि कम पड़ते हैं तो वो अपने नाम पे खरीदेगा, फिर वो आपसे पैसे नहीं मांगेगा। लेकिन अगर ये कम नहीं पड़ते तो फिर भी आपको कमीशन तो उसको देनी है। तो बेसिक सी बात क्या हुई कि अंडर राइटर को आप कमीशन दे दोगे, उसके बाद उसकी प्रॉब्लम है कि वो कैसे कंप्लीट कराता है, फिर आपको एक भी पैसा उसको नहीं देना, वो आपको कंप्लीट करा के देगा। तो ब्रोकर और अंडर राइटर में ये फर्क होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा स्टेप नंबर 4 आ जाएगा। सब सारे काम हो गया, पब्लिक ने हमें पैसा दे दिया, तो हम बिजनेस स्टार्ट कर देंगे फटाफट। लेकिन एक चीज याद रखना है, हम लोग एक डिक्लेरेशन जमा करेंगे सेबी के पास कि हमारा 90% लोगों ने शेयर्स जो हमने इशू किया था वो खरीदा है, वो डिक्लेरेशन जमा करेंगे। उसके बाद सब कुछ कंप्लीट होने के बाद हमारा बिजनेस फाइनली स्टार्ट हो जाएगा। चलो भाई, यहां तक हमारा चैप्टर था, चैप्टर हमारा हो गया खत्म। अब 2 टॉपिक बचे हैं छोटे छोटे, कॉन्सेप्ट हमने सारे पढ़ लिए, ये टॉपिक बस कंपेयर करते हैं।
कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट बिजनेस फॉर्म, सबकी कंपैरिजन एक साथ बेटा, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एचयूएफ, कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी। ये आप एक बार खुद भी रीडिंग मान लेंगे क्योंकि ये कुछ नहीं है, ऊपर जो हमने एक एक करके पढ़ा उसको मैंने एक साथ दे रखा है आपकी रिवीजन के लिए, तो रिवीजन आप कर लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लेना भाई इसके, जिसको भी इससे पढ़ना हो, या तो आप साथ साथ कॉपी भी लिख सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूं कि आप इसको जरूर करेंगे। सबको एक साथ करने के लिए जरूरी ये है कि आप एक बार ये में रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट एक छोटा सा और पॉइंट बचा हुआ है कि कौन कौन से फैक्टर यार हो सकते हैं ऐसे जो हमें केस स्टडी में काम आएंगे। अब केस स्टडी आपके पास आ गई, उसमें बहुत लंबी कहानी लिखी है, उसमें पूछा है बताओ इसके लिए कौन सी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट रहेगी, तो आप कैसे चुनोगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ पैरामीटर दे दिए हैं आपको, ये पैरामीटर अगर आपको क्वेश्चन में मिले तो समझ जाना कि कौन सी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लगनी चाहिए। जैसे अगर उसको अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल है, मतलब कैपिटल पूरी है उसके पास, तो उसको कंपनी में जाना चाहिए, स्पेशली पब्लिक कंपनी। क्यों? क्योंकि अगर पैसे बहुत सारे हैं उसके पास तो कंपनी फॉर्म करे ना, उसमें पैसा लगता भी है और उसके पास है भी, तो कंपनी बनाए। अच्छा, अगर उसके पास पैसे हैं तो सबसे गंदा ऑप्शन उसके लिए क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप, सबसे बेकार ऑप्शन है। पैसे हैं तो कंपनी खोलो। अच्छा, कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन देखा जाए कि उसको चाहिए कि फॉर्मेशन में जो पैसा लगता है ना वो कम लगना चाहिए, तो सोल प्रोप्राइटरशिप खोलना चाहिए उसको। मैंने बोला कि मेरे पास बहुत कम पैसे हैं यार, मेरे को ऐसा कोई बिजनेस बता दो प्लीज जिसमें पैसा कम लगे खोलने में, तो मैंने बोला यार सोल प्रोप्राइटरशिप खोल लो, उसमें तो पैसा ही नहीं लगता। और कंपनी सबसे गंदा ऑप्शन होगा इसके लिए क्योंकि कंपनी में बहुत पैसा लगता है। ईज ऑफ फॉर्मेशन, मतलब आसानी से क्या चीज खोली जा सकती है, सोल प्रोप्राइटरशिप, इसमें ना कोई एक्ट है ना कुछ है, मैंने बताया रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत नहीं है, बोलो भैया। अच्छा, कंपनी सबसे मुश्किल है, कंपनी में बहुत सारे रजिस्ट्रेशन लगते हैं। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप देखा जाए तो कंपनी पब्लिक कंपनी आएगी केवल यहाँ पे कि हम लोग फ्रीली अपनी ओनरशिप को ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ टाटा के शेयर खरीदे, टाटा लिमिटेड के, तो मैं कल ही बेच दूं या आज ही बेच दूं, कोई दिक्कत नहीं। अगर लेकिन ये प्राइवेट कंपनी होती तो फिर मुझे प्राइवेट कंपनी से अप्रूवल लेना पड़ता, फिर मैं आज शायद बेच भी ना पाता, कल बेचता, समझे। ओके, और लीस्ट क्या है, पार्टनरशिप, क्योंकि पार्टनरशिप के अंदर आप अपना हिस्सेदारी बेच नहीं सकते किसी और को, ट्रांसफर भी नहीं कर सकते जब तक बाकी पार्टनर ना माने, वो मानेंगे ही नहीं कभी। मैनेजर स्किल देखा जाए तो कंपनी सबसे ज्यादा बेहतर है। अगर आपको मैनेजर स्किल्स सबसे ज्यादा एम्प्लॉय करनी है, डिप्लॉय करनी है, तो कंपनी सबसे बेहतर है। सोल प्रोप्राइटरशिप में मैनेजर स्किल सबसे ज्यादा कम होती है क्योंकि एक ही बंदा होता है और वो कम पढ़ा लिखा होता है जनरली, या पढ़ा लिखा भी होता है तो एक ही फील्ड में ट्रेन होता है, सब फील्ड में ट्रेन नहीं हो सकता। रेगुलेशन सबसे कम सोल प्रोप्राइटरशिप में है, सबसे ज्यादा कंपनी में होती है, कंपनी एक्ट है, सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई एक्ट ही नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी सोल प्रोप्राइटरशिप में ज्यादा है, जब मर्जी खोलो जब मर्जी बंद कर दो। फ्लेक्सिबिलिटी सबसे ज्यादा कम कंपनी में है, खोलने में भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, वाइंडिंग अप में भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे नियम कानून है। कंटिन्यूटी कंपनी में, भाई ओनर मर जाए, कुछ हो जाए, पागल हो जाए, जेल चले जाए, दिवाली निकल जाए, कंपनी चलती रहती है। सबसे गंदी चॉइस सोल प्रोप्राइटरशिप, ओनर पागल हुआ, जेल चला गया, पैसे खत्म हो गए, सबसे पहले ये बिजनेस बंद होगा। लाइबिलिटी कंपनी के अंदर सबसे कम लाइबिलिटी होती है क्योंकि लिमिटेड लाइबिलिटी होती है कंपनी में। सबसे गंदी चीज सोल प्रोप्राइटरशिप जहां पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। तो आपने देखा ज्यादातर का आंसर तो कंपनी और सोल प्रोप्राइटरशिप ही था। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप में सबसे गंदी चॉइस पार्टनरशिप था। वैसे पार्टनरशिप को कहीं पे भी मैंने यहाँ पे एडवांटेजेस फॉर्म में नहीं बताया, तो आपको एक बात याद रखनी है, पार्टनरशिप का तो आपको पता चल जाएगा यार, जब वो एक से ज्यादा लोग मिलकर काम कर रहे होंगे तो पार्टनरशिप होगा, 10 से ज्यादा लोग मिलकर काम करना चाहते होंगे म्यूचुअल सर्विस के लिए तो कोऑपरेटिव सोसाइटी होगा, बस और कोई फंडा इसमें है ही नहीं। फैमिली बिजनेस है तो एचयूएफ होगा। तो मुझे कंपनी और सोल प्रोप्राइटरशिप में जो दिक्कत आएगी वो मुझे देखनी थी, तो मैंने यहाँ पे आपको बता दी। देखो मैंने आपको कितना बढ़िया तरीके से चैप्टर कंप्लीट कराया, ये है ना सर, कितने बढ़िया तरीके से कराया। मैंने ये नोट्स जो हैं हम देख रहे हैं हमारी नॉर्मल क्लास के नोट्स हैं। मैं पहले सोच रहा था कि आपको फास्ट ट्रैक नोट्स बनवाऊंगा, उससे करवाऊंगा, फास्ट ट्रैक नोट्स भी हैं, लेकिन मैंने सोचा नहीं यार, मैं जो यूट्यूब पे भी पढ़ाऊंगा बच्चों को तो मैं अपने रेगुलर नोट से ही पढ़ाऊंगा, भले से मैं थोड़ा कम पढ़ाऊंगा क्योंकि अभी हमने इतना डिटेल में डिस्कशन नहीं किया। जो रेगुलर क्लास वाले बच्चे हैं उनको पता होगा यार इस चैप्टर में तो हमारी कम से कम मेरे ख्याल से 7-8 क्लासेस या 10-12 क्लासेस, कहीं कहीं 10-12 क्लासेस भी लगी, कहीं कहीं 7-8 क्लासेस किसी बैच में लगी हैं। तो मुझे बताया यार मैंने कितने डिटेल में ये चैप्टर बच्चों को कराया है। वो बच्चे भी रिवीजन देखेंगे आई नो, बट मैं उन बच्चों को ये बात क्लियर कर दूं जो रिवीजन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरे से क्लास मिली कि हम लोग इन्हीं नोट से पढ़ते हैं बेटा, ये नोट्स हमारे एक्सक्लूसिव है कॉमर्स पाठशाला के। ठीक है जी, चलो अब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे जो अगला चैप्टर खत्म करेंगे वन शॉट्स में। आपको अगर हमारा सेशन पसंद आता हो, अच्छा लगता हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी रिवीजन हेल्प करे। ओके, चलिए जी, बाय बाय।